अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ एक छोटे से वो क्या कहते हैं वो अक़वाल ज़र्री, अच्छा अक़वाल वैस। जब मेरी किताब लिखी जाएगी तो उसके अंदर बड़े अक़वाल होंगे। आपसे मशवरा ले लेगा वो किताब लिखने वाला कि क्या ये बात उन्होंने कही थी या नहीं कही थी जनाब ने। ये अगर आप फिर उसको बता दीजिएगा कि ये किस कदर जो इसको आप कहते हैं इल्म से भरपूर, हिकमत से भरपूर बातें किया करते थे। ठीक है जी। तो आज का जो अक़वाल ज़र्री है वो मैं ये सोच रहा था कि इंसान को अपनी हिम्मत और ताकत का अंदाज़ा कब होता है सबसे ज़्यादा? जब वो ताकतवर मनसब पे हो। नहीं सोचे, मजीद सोचे, मजीद सोचे। जब गुस्सा पी ले। नहीं। जब अब ताकत के मनसब पे हो और किसी का कुछ बिगाड़ सके और उधर ना बिगाड़े। ये तो ठीक है चले, लेकिन ये कि उसको जिस तरफ मैं सोच रहा था वो ये था, चाहे अब मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, ऐसा तो नहीं है कोई टेलीपैथिक कनेक्शन हो कि जब मैं सोच रहा हूँ वो आप तक पहुँच जाए। लेकिन मैं सोच रहा था कि इंसान को अपनी ताकत का सही अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो किसी ऐसी सूरत हाल में हो कि जहाँ पर उससे हिम्मत, ताकत की एक्सपेक्टेशन होती। वरना हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, पता नहीं हम उस सूरत हाल में होंगे तो हम क्या करेंगे, हम कैसे ये काम करेंगे, हमारे सामने अगर ये मामला या ये मरहला आ गया तो हमारे साथ हम शायद इसमें कामयाब ना हो। लेकिन जब इंसान उस सिचुएशन में जाता है तो उसको पता चलता है कि वो कितना प्रेशर या कितनी फोर्स लगा सकता है, कितना प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है किसी भी चीज़ पर। उस वक्त उसको सही अंदाज़ा होता है कि हाँ, मुझ में कितनी क़ुव्वत है। और बहुत सारे मामलात, बहुत सारे मराहिल इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि यार मुझे तो लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं कर गया। वो वक्त होता है कि जिस पर इंसान को सही अंदाज़ा होता है कि यस, ये है मेरे अंदर ताकत, ये मेरे अंदर हिम्मत है, ये हौसला मेरा इस हद तक जा सकता है या इस पीक तक मैं पहुंच सकता हूँ। कैसा? ठीक है। अच्छा बस जरा ठीक है। अच्छा नाज़रीन ये निकाल दे फिर किताब से, मेरा ख्याल है ये अपने ही लोग जगह अपना आदमी कोई बात कहे ना तो आप वाह 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 भाई, अरे वाह 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 वाह, क्या बात कर दिया आपने। वैसे ये तो हमने बात सुनी ही नहीं थी ना सोची थी, ये आपने एक नया जाविया हमें दे दिया सोच का। ये कहना होता है। आपने देखा नहीं सियासतदानों के साथ जितने लोग होते हैं वो क्या हर वक्त वाह 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 वाह, जी सर आपका तो प्लान सबसे जबरदस्त है सर, आप आएंगे तो बस सही हो जाएगा, आपकी वजह से ये सब कुछ है। ये नहीं आपने सुना? नहीं सुना है, लेकिन मैं सियासतदान हूँ नहीं ना। सियासत की तरफ जब जाऊंगी कभी तो फिर आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। वाह वाह, फिर मैं सबके साथ ऐसा करूंगी, हर एक को खुश रखेंगे हम तो ये मामला करेंगे सबके साथ। चले जी, बहरहाल नाज़रीन आज की बात रिजेक्ट कर दी गई है शिफा की तरफ से, तो इसीलिए इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं की तरफ। और आज की दुआ वो इस हवाले से है कि अगर आप अपने आप को कभी किसी मुसीबत या परेशानी में पाएँ, या वो जिस सिचुएशन की हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको अपना जो है वो अज़म और हौसला आजमाना पड़े, कोई ऐसी परेशानी या बेचैनी की कैफियत हो, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ पढ़ने के लिए कहा है, आइए वो दुआ सुनते हैं। ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत की उम्मीद करता हूँ, तू मुझे लम्हा भर भी मेरे हाल पर न छोड़, मेरे तमाम मामला दुरुस्त फरमा दे और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ। अल्लाह तू मुझे लम्हा भर भी मेरे हाल पर मत छोड़ना। बिल्कुल, अगर उसने हमें अपने हाल पर छोड़ दिया बस फिर तो कुछ नहीं बचा, हमारा ना। फिर क्या बचेगा? तो कोई है ही नहीं। वही है हमारा पालने वाला, वही है हमें संभालने वाला। तो बस हमेशा दुआ यही है कि उसकी तवज्जो हमेशा हमारी तरफ रहे और वो कभी हमें अपने हाल पर न छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब हम ज़रा बढ़ते हैं प्रोग्राम में मज़ीद आगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है उसकी तरफ चलते हैं। आज उसका जो पहलू हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है और आप लोगों के साथ शेयर करना है वो है जी उनका चौपायों के साथ सुलूक, यानी कि जो जानवर वाले जो जानवर, बिल्कुल कभी हम उन पर वजन लादने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, कभी उनको हम अपने घरों की निगरानी के लिए रखते हैं, सफर के लिए इस्तेमाल करते हैं और मजदूरी करा रहे होते हैं। चौपाया तो चार पाए से आया, बिल्कुल
तरीके से। लेकिन चौपाए ऐसा नहीं कि टेक्निकली चौपाए जो है वो जैसे गाय बकरी ऊंट वगैरह सिर्फ उसी को शामिल करते हैं? ये अब मैं ये ऐसे ही एक सवाल आया, पता नहीं हो सकता चौपाए से तो फिर सीधा सीधा तो 4 पाँव वाली। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सी ऑब्वियस सी बात आपके जहन में अचानक से आती है, चौपाई क्या होता है, तो आप जानवर क्यों नहीं कहते, चौपाई क्यों कहते? हाँ, फिर होता है 4 पाए वाला। 4 पाए वाला। लेकिन अब इस 4 पाए की कैटेगरी में कौन कौन शामिल है, किस किस तरह की, ये मैं जरा देखता हूँ। अचानक से कोई सिंपल सी सवाल आपके जहन में आता है और आपको लगता है कि हाँ इसमें तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, नॉर्मली आप सोच नहीं रहे होते उस चीज। दिस इज ह्यूमन माइंड। आप कभी कभार सवाल करते हैं और सवाल करना चाहिए। ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें उनकी जाते ग्रामी से मिलता है कि सोचो, फिक्र, गौर करो। बिल्कुल, कुरान में कई मर्तबा है सोचो, फिक्र करो, गौर करो। गौर फिक्र करने वालों के लिए कुरान है, उसके अंदर जो तालीमात है वो गौर फिक्र। गौर फिक्र क्यों नहीं करते, सवाल किया गया है कुरान में कि तुम सोचते समझते क्यों नहीं हो, तुम गौर क्यों नहीं करते, इतनी सारी निशानियां हैं तुम्हारे इर्द गिर्द हमारी पहचान के लिए, अल्लाह ताला को पहचानने के लिए, लेकिन तुम क्यों उन पर गौर नहीं करते। तो आइए जी सीरत के इस पहलू की तरफ बढ़े कि चौपायों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह शफकत और रहमत का मामला किया। बिल्कुल, शफकत और रहमत का मामला किया। एक मरतबा हुआ ये, मतलब इंसान तो इंसान, आप सोचें कि जानवरों के भी हुकूक उन्होंने ऐसे वाज़े किए और अपने इखलाक से, उसने इखलाक से उन्होंने बताया कि भाई ये भी जानदार हैं। पौधों का हमने मतलब पौधों का वो है कि जंग में औरतों को, बच्चों को, दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाओ। तो ये चीज़ें जो हैं ये थॉटफुलनेस का हमें बताती हैं कि भाई हमें अगलों के साथ मामला क्या करना है और क्या हमें तरगीब दी जा रही है। अच्छा, ऐसी शफकत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों के साथ कि एक मरतबा वो एक बाग में दाखिल हुए। तो बाग में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि एक ऊँट जो है वो वहाँ पर खड़ा है और उस ऊँट की जानिब से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा गया, यानी कि जब दोनों की नज़रें मिली तो वो ऊँट रो पड़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके पास आए और उस पर ज़रा हाथ फेरा, थोड़ा सा उसको प्यार किया और फिर उससे दरियाफ्त किया। तो पता चला कि ऊँट जो है वो ज़रा नाखुश है। ज़ाहिर है उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और आंखें वो गीली हो गई, तो वो समझ गए कि ये नाखुश है ऊँट। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि भाई इस ऊँट का मालिक कौन है। अच्छा। तो मालिक जब पता चला एक अंसारी था, तो उस एक अंसारी ने अर्ज़ किया कि ये ऊँट मेरा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े एक तरह से नाराज़ हुए और उससे उन्होंने फरमाया कि इस चौपाए के बारे में जिसका अल्लाह ने तुझको मालिक बनाया है, तुझे खुदा से डर नहीं लगता? इस चौपाए के बारे में जिसका कि अल्लाह ने तुझे मालिक बनाया है, तुझे इससे डर नहीं लगता? इसने मेरे पास शिकायत की है, तू इसे भूखा रखता है और इससे कसरत से तकलीफ देता है। अल्लाह अकबर। अब देखें कि अगर उसको भूखा रखा जा रहा है तो एक तो उस जानवर की भी हिस्स है उसके अंदर, फीलिंग है उसके अंदर, और वो सिर्फ और सिर्फ आंसुओं से इजहार कर रहा है। और जाहिर है इजहार करने के लिए जो सबसे बेहतरीन हस्ती है, बिल्कुल उसके सामने जब इजहार किया तो फिर उनकी नाराजगी आई और शदीद नाराजगी आई। और जाहिर है जानवरों के पास होता ही कैसे है कि वो किसी तरीके से इजहार कर सकें, बोल वो नहीं सकते, कोई इशारे ही कर सकते हैं या फिर खामोशी से एक कोने में वो बैठ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये मामला था एक जो मैंने सोचा कि आपके। अच्छा, फिर हजरत अबू दकलेसी रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए और वहाँ पर लोग ऊँटों की जो कोहान होती है और भेड़ बकरी की जो सरीन होती है उसका गोश्त खाने के लिए काट लिया करते थे। आपने फरमाया कि जो गोश्त किसी जिंदा चौपाए से काटा जाएगा वो मुर्दार है, खाना ना चाहिए। तो उन्होंने उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए मना कर दिया कि ये ना करो। अब आप सोचे ना कि एक जिंदा जानवर का गोश्त आप निकाल रहे हैं और फिर उसको खा रहे हैं, तो ये किस कदर उस जानवर के लिए तकलीफ दे बात है। फिर हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत एक बिल्ली के सबब दोज़ख में गई जिसे उसने बांध रखा और खाना ना खिलाया। बिल्कुल। अब देखें बिल्लियां हम लोग पालते हैं, उनके साथ किस तरह का मामला करना चाहिए कि उनकी खुराक का मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए। फिर एक और वाक़या आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स रास्ते में चल रहा था, उसे सख्त प्यास लगी, एक कुआं नज़र आया तो उसमें उतरा, उसने पानी पिया, फिर निकल आया। अब उसने एक कुत्ता देखा और वो कुत्ता प्यास के मारे उसकी ज़बान बाहर निकली हुई थी। तो उस शख्स को ख्याल आया कि इस कुत्ते को प्यास की वैसी ही तकलीफ है जैसे अभी कुछ देर पहले मुझे थी। उस शख्स ने अपना मोज़ा, जो लेदर के जो मोज़े वो पहनते थे, वो निकाला, वो कुएं में उतरा, उसमें पानी भरा, बाहर आया, फिर उस कुत्ते को उसने पानी पिलाया और खुदा ने उसकी कदरदानी की और उसे बख्श दिया। अब सहाबा कराम ने जब ये वाक़या सुना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या चौपायों में हमारे वास्ते कुछ अजर है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर ज़ीरूह में तुम्हारे लिए अजर है। हर एक के साथ अच्छा सलूक करो, हर एक के साथ बेहतरीन सलूक करो, इसमें तुम्हारे लिए अजर है। बिल्कुल। तो ये थी जी कुछ गुफ्तगू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौपायों पर शफ़क़त और रहमत के हवाले से। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ।
वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की 5 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। तातीलात जुम्मा 21 अप्रैल से मंगल 25 अप्रैल तक होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 पर ताहुक्म सानी अमल रोकने का हुक्म मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज होगा। आर्मी चीफ और DGISI शरीक होंगे। लाहौर में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। पहला T20 आज रात 9 बजे। स्टेट बैंक का ईद पर नए करेंसी नोट जारी न करने का फैसला। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात अफशा करने वाले मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम मैसाचुसेट्स एयर नेशनल गार्ड्स का रुकन है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। स्कूल बंद, परवाजें मनसूख। ऑस्ट्रेलिया में 10 सालों में पहली बार शदीद तरीन तूफान से तबाही का खदशा। और फ्रांस में मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात के खिलाफ पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर मुजाहिरे शुरू। जी, ये तो थी जी 60 सेकंड्स के अंदर आपको दुनिया की खबरें हमने पहुंचाई। क्या हो रहा है दुनिया में। फ्रांस में एक मरतबा फिर मुजाहिरे शुरू हो गए। वहाँ पे भी लोगों को चैन नहीं आ रहा है। वो जो वहाँ की पेंशन इस्लाहात थी, इधर अदालती इस्लाहात का मसला चल रहा है, वहाँ पेंशन इस्लाहात का मसला चल रहा है। इधर भी बड़े इस्लाहात हैं, अदालती है, आईनी है, कानूनी है, पता नहीं केड़े इस्लाहात हैं। मीडिया का वो तो फवाद चौधरी साहब के साथ मुझे हमेशा याद रहता है। PMDA जो था ना, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे बुलंद बाला हो गई हैं? अच्छा, क्या चक्कर है? ऐसा लग रहा है। मैं दरअसल सीधी बैठी हूँ थोड़ा सा। अभी थोड़ी देर बाद हम अच्छा, ये भी हमारे अंदर बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सीधा ऐसे बैठे होते हैं। हम थोड़ी देर सीधा बैठते हैं और फिर जरा ना हम झुकने की तरफ चले जाते हैं या रिलैक्स हो जाते हैं। थोड़ा सा टेक चाहिए होती है हमें, पता नहीं क्यों इतनी सुस्त रवि और इतनी काहिली का शिकार होते हैं। मैं अपनी कुर्सी ऊपर कर लेता हूं। मैं क्यों आपको बुलंद क्यों होने दूं मैं? और क्या, आप बराबरी का मुजाहिरा करें। बराबरी का या आपसे ऊपर बिल्कुल हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, चलो करें कोशिश करें। मैं जरा स्टेट बैंक की तरफ आपको ले जाऊं। स्टेट बैंक में क्या हो रहा है? माली मामलात जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और माली मामलात में जो अब है चिल्लरों का जमाना है, जो सिक्के हैं उनका जमाना है। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने 1973 के आईन की गोल्डन जुबली के मौके पर 50 रुपए का यादगारी जो सिक्का होता है वो जारी करेगा वो। अच्छा, और 50 रुपए का यादगारी सिक्का जो है जारी करने की इजाजत वफाकी हुकूमत ने दे दी है स्टेट बैंक को। 30 मिलीमीटर जो है सिक्के का साइज एक तरह से होगा, वजन जो है वो उसका सारे एक तरह से नहीं होगा, साइज होगा। एक तरह से नहीं होगा। आए ना, आज आप आए ना, अभी मैं बताता हूँ। अभी एक तरह से क्यों साइज होगा? क्यों ऐसा? मैंने कौन सा आपके साथ कोई बड़ा वो आपने मेरी रिजेक्शन की है ना सुबह मेरे अखबार जरूरी किया। बड़ा लगा हुआ है इनको भाई, लगा हुआ है इनको। अच्छा, 13.5 जो 13.5 जो है वो ग्राम उसका वजन होगा। और सिक्का जो है वो तांबे और निकल का मुरक्कब होगा। और सिक्के के रुख पर एक तरफ हिलाली चांद जो है वो होगा। फिर 5 नोकों वाला ये सितारा नक्श जो है वो इस पे होगा। तो ये जो है ये सारी सूरत हाल है सिक्के की पुष्ट पर अंग्रेजी स्क्रिप्ट में आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के उन्वान से किताब की जो तस्वीर है। और गोल्डन जुबली की मुद्दत 1973 से 2023 दर्ज है। अच्छा, तो ये सिक्के के खदोखाल है। मैंने आपको आईन की मुद्दत दर्ज है कि भाई यहाँ तक था आईन, बस उसके बाद आईन नहीं है। सही बात है। वैसे 2023 में तो वैसे ही नजर नहीं आ रहा कहीं। वो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हमारे पास बहुत पैसे आ जाए, ये जो हम कॉमेमोरेटिव सिक्के जारी कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या पता नहीं, ऐसे पैसे हैं नहीं हमारे पास। इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है। लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चों के पास मुस्तकबिल में ठीक है, ऐसे शशके होते हैं, अमीर मुल्कों में होते हैं शशके। आपने वो 50 रुपए का सिक्का जो है वो जारी करने का फैसला किया। यहाँ पर भी हो, बेशक हो, हालात जरा आपके ठीक हो, लोग मर रहे हैं। कितने पैसे लगेंगे इसका बजट चेक करना चाहिए कि कितना लगेगा। इस 50 रुपए को बनाने में कितने 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई ये क्या। अच्छा, और फिर ये इसकी मुझे नहीं पता कि इसकी क्या हैसियत होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये गिफ्ट के तौर पर 75 रुपए का नोट आया था, 75 रुपए का नोट है आपके पास? नहीं, मैं ऐसी फालतू मतलब कलेक्टर्स आइटम उसको कुछ लोगों ने बना दिया। हाँ, मुझे क्या करना? 75 रुपए का नोट। हाँ भाई, कैमरामैन, हमारे कैमरामैन टीम, भाई आपके पास है 75 रुपए वाला नोट? नहीं है, किसी ने इस्तेमाल किया कहीं? निकल आया हमारे। भाई ऐसे थोड़ी होता है। आप ये क्यों, आपने क्यों रखा हुआ, बताएं? बता दे। ऐसे ही रखते हैं लोग।
तो ये होता है। चलो मैं जो दूसरी खबर है उसकी तरफ आपको लेकर जाता हूँ। शहरी रहमान साहबा जी, शहरी रहमान साहबा के लिए एक और एजाज़ है जी। अमेरिका के मारूफ जरीदा जो है टाइम मैगजीन, उसने पाकिस्तान की वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान को साल 2023 की दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया है। और 2023 की 100 बाअसर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में जो रहनुमाओं की कैटेगरी है उसमें शहरी रहमान साहबा का है 6ठा नंबर। और बुनियादी तौर पर जो जरीदे की वेबसाइट है उस पर पैगाम जो लिखा हुआ है उसमें कहा गया है कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई मामूली है, लेकिन माहौलियाती बहरान के सबब पिछले बरस 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूब गया था। और नवंबर में शहरी रहमान जो है वो मिस्र में मुनक़िद जो कॉप इजलास था, कॉप 27 में, उसमें उन्होंने उन सैलाब ज़दगान की आवाज़ उठाई थी, आवाज़ बनी थी वो जो कि कुदरती आफत के सबब अपना सब कुछ खो बैठे थे। और वेबसाइट पर जारी जो पैगाम था उसमें यह भी कहा गया है कि कॉप 27 इजलास में इंतहाई पुरजोश तकारीर और अनथक मसरूफियात और मुज़ाकरात के ज़रिए शहरी रहमान ने मंदूबीन को कायल किया कि ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होनी चाहिए कि करे कोई और भरे कोई। बुनियादी तौर पर जो मसला है उसका वो ये है क्लाइमेट का। तो उस वजह से जी उन्हें नंबर 6 पर जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन शहरी साहिबा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन जहाँ पर हम इस किस्म की खुशी की खबरें सुनते हैं वहाँ पर हम इंतहाई अफसोसनाक खबरें भी सुनते हैं। और वो बहुत ही अफसोसनाक खबर, मतलब एक मस्जिद को शहीद किया गया है भारत में तो ये अक्सर ही होता रहता है। बाबरी मस्जिद से लेकर आज तक वो सिलसिला जारी है, ऐसा वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ कि वो आज तक जारी है। भारत इस वक्त पूरी तरह जो है वो एक हिंदू इंतहा पसंद जो माइंडसेट है उसकी गिरफ्त में है। दीगर मज़ाहिब के लोग खुसूसन इस इंतहा पसंदी का मुसलसल निशाना बन रहे हैं। जो हिंदू नहीं है वो वहाँ पर प्राइस पे कर रहा है दूसरे मजहब के होने की। अच्छा, और हिंदुओं में भी बहुत सारे अच्छे मुनासिब समझदार लोग हैं जो समझते हैं कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। लेकिन ये जो एक हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है जो कि मोदी सरकार के आने के बाद जिसको बढ़ावा मिला है और आरएसएस वाली जो आइडियोलॉजी है उसकी वजह से ये हरकतें हो रही हैं जी। अब इसकी एक मिसाल गुज़िश्ता दिनों सामने आई जब दिल्ली में 250 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोज़र से के ज़रिए जो है वो गिरा दिया गया। और हुकूमती जो एहलकार हैं उन्होंने इसकी वजह जो है वो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन बताई है। लेकिन ये एक हम सब जानते हैं भाई कि किस माइंडसेट के थ्रू ये किया गया है। बेसिकली जो 150 साल या 250 साल इतनी पुरानी मस्जिद हो और थोड़ा सा अगर उसका कोई हिस्सा बाहर निकला हो या कोई इस किस्म का मामला हो तो भी आप उसको नहीं गिराते, वो आपका नेशनल विरसा हेरिटेज बन जाता है। 250 साल मतलब हिंदुस्तान की तकसीम से पहले की वो मस्जिद है, 250 साल पुरानी मस्जिद है, पता नहीं वही गिराओ। हाँ। ये बेसिकली हुकूमत अपनी हद से तजावुज कर रही है, बुनियादी तौर पर कर चुकी। हाँ। वो भी हदूद से तजावुज कर चुकी। अच्छा, इस मस्जिद को शहीद करने से पहले ना ही नोटिस दिया गया, ना ही किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई की गई, ना किसी को बताया गया कि भाई ये प्रॉब्लम है तुम लोगों के स्ट्रक्चर में। अच्छा, बस सरकारी महकमे के लोग बुलडोजर लेकर आए और मस्जिद को उन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब तक नाजायज तजावुजात के बहाने मुसलमानों की सैकड़ों अमारात को गिराया जा चुका है। इस सारी मुहिम का मकसद जाहिर है हम सब जानते हैं कि क्या है, मुसलमानों की शनाख्त को मिटा देना, अपनी वो जो मुसलमानों से रिलेटेड तारीख है उसको मिटा देना। क्योंकि जब इंसान का माजी उससे छीन लिया जाए तो वो फिर अपनी शनाख्त खो बैठता है ना, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है इंसान के साथ। तो आपको इसीलिए कहा जाता है अपनी रूट्स याद रखें, कौन सी आपकी बुनियादें थी, उन बुनियादों से जुड़े रहें। अब वो अगर अपनी बुनियादें खुद मिटाना चाहें तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई उनको कोई अकल मत नहीं दे सकता। वो अपना नुकसान कर रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये इस तरह के वाकयात पहले भी हुए थे। जून में भी आप जानती हैं खबरें आई थी कि जब मुसलमानों के घरों को गिराना शुरू किया था भारतीय अथॉरिटीज ने, और उसमें वो लड़की भी शामिल थी जो हिजाब पहनी हुई थी, हिजाब के लिए जिसने आवाज उठाई थी, उसके घर को भी डिमोलिश किया गया था। तो ये पूरा सिलसिला एक तसलसल के साथ ये काम वहां पर हो रहे हैं। और बड़ी आइकॉनिक तस्वीर, मतलब वो हिला देने वाली तस्वीर थी जिसमें कि एक घर का मलबा पड़ा हुआ था और एक जो दाढ़ी वाले एक शख्स थे और कहा यह जाता था उनके बारे में कि वो एक टीचर हैं, वो शायद एक प्रोफेसर हैं और वो हाथ बांध के पीछे खड़े हैं, वो देख रहे हैं और उनके सामने जो है उनका घर मसमार किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी तस्वीर थी जिसने मतलब आप देखते हैं दिल लरस जाते हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये तो खैर बात हो गई जी भारत की। और भारत के बाद एक और मैं आपको स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूँ और वो स्टोरी है जी आर्नल्ड की। अच्छा, आर्नल्ड को जानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। दुनिया में ना 3 चीजें कहना बड़ा मुश्किल है। क्या? एक है आई एम सॉरी, एक है आई एम रॉन्ग
आई वाज रॉन्ग, ठीक है। एक है श्वार्ज़नेगर, ये बड़ा मुश्किल से निकलता है, समझ नहीं आता ये। अच्छा, जब नई नई टर्मिनेटर आई थी ना इनकी, खास तौर पे टर्मिनेटर 2 की तो अलग ही एक वो थी, अलग ही एक उसकी मकबूलियत हुई आवाम में। उसके बाद ना आर्नल्ड का नाम फिर जो पेशावर में बदला, ओए होए, पेशावर में तो बहुत ही बदला, आर्नल्ड शलवार निकर हो गया बेचारा। तो क्या कुछ उसके साथ नहीं हुआ आर्नल्ड के साथ। और मार्क जिंगर बर्गर कर दिया लोगों ने। शिफा क्या कर रही हैं आप ये इस तरीके से? वो आर्नल्ड को पता लग गया ना कि उसका ये नाम है, उसकी कुव्वत देखें आप, उसकी आप बॉडी बिल्डिंग का जो उरूज देखें। था भी गवर्नर, फिर जी गवर्नर में भी रहा है, उठा ही ले किसी को। उसने प्यार से हमें यूं कहना ना, और बेटा क्या हाल है, तो हमने गिर जाना है नीचे, ये उसकी बात है। शलवार निकर। अच्छा, अब आर्नल्ड जो है बेसिकली उसको अगर हम बात करें तो कुदरत ने हर नेमत से नवाजा हुआ है। कैलिफोर्निया के वो गवर्नर रहे हैं, इससे पहले हॉलीवुड के अजीम तरीन अदाकारों में वो शामिल रहे हैं। अब एक वीडियो उनकी आई है जिसमें वो देख रहे हैं आपके बेलचा उन्होंने हाथ में थामा हुआ है, सड़क पर मौजूद एक गड्ढे को वो भर रहे हैं। और कैलिफोर्निया बुनियादी तौर पर हाल ही में शदीद तूफ़ानों की जद में रहा, जिसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ। तो आर्नल्ड ने ट्विटर पर अपनी वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि लोग इस घड़े की वजह से परेशान थे, साइकिलों और गाड़ियों को वहाँ से गुजरते हुए मुश्किलात का सामना था, तो मैं अपनी टीम के साथ आया और हमने ये घड़ा भर दिया। ये देख, सिंपल सा जेस्टर, लेकिन ज़बरदस्त काम। हाँ, रास्ते में किसी रियलाइजेशन होनी चाहिए, रियलाइजेशन। अच्छा, और ये रियलाइजेशन हमें हमारे दीन ने दी हुई है। रास्ते से पत्थर उठाने पे, रास्ते से तो पत्थर उठाने पे हमें अजर, मतलब दीन में तो हर चीज पे अजर है। अगर आप उसको इस तरह से कहें कि सिर्फ इबादत का सोच लेना भी आपको अजर दे देता है, किसी काम का कर देना ना हुआ वो अभी, और आपने सोचा हुआ है कि भाई मैं ये काम कर दूंगा, मैं उम्रा अदा करूंगा, अल्लाह के यहाँ कौन सी कोई मतलब देर है, अंधेर नहीं है, उसकी तो अपनी मर्जी है। वो कहे कि आपको मैं हज का सवाब देता हूँ, आपने उम्रे का इरादा किया, उसको कौन पूछ सकता है? उसके पास हर अथॉरिटी रह गई, मतलब है। लेकिन देखें रियलाइजेशन क्या है कि हमारे यहाँ पर हम जाते हैं सड़कों पर, क्या हालात होते हैं सड़कों के, कराची वाले तो खूब जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी गलियों तक को सही नहीं करवाते। खुद बिजनेसमैन इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, मिल्स प्लांट्स लगे हुए हैं, वो अपना एरिया सही नहीं करवाते। तो अगर हर शख्स थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू करे, हुकूमत पे ना रहे, मतलब हुकूमत का तो ये उसूल ही है ना कि भाई 3.5 ना रहना, आप मंशूरों में, ये मंशूरों में टॉप लाइन होनी चाहिए, 3.5 ना रहना। हाँ, 3.5 ना रहना। ये सियासत में जब आप जाएंगी ना, जो शुरू में बात हो रही थी, 3.5 ना रहना, इसमें आप रियलिटी चेक दे रही हैं लोगों को। रियलिटी चेक भी दे रहे हैं, कोई आपको बाद में क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि भाई आपने ये वादा किया था, वो वादा किया था। हम कहेंगे भाई हमारे तो सफ़े अव्वल पे ये लिखा था 3.5 ना रहना, तो ये हम करेंगे। बिल्कुल, अगली खबर की तरफ चलते हैं। साइंसी खबर आई है, जबरदस्त किस्म की टेंशन वाली साइंसी खबर आई है, चाइना से। जी, चाइना से आई है ये, और साइंसदानों के मुताबिक वायरस जो है, जो भी वायरस है, वो अपनी शक्ल तब्दील करते रहते हैं। ये हमने भी देखा था कोविड में कि हम बहुत वेरिएंट्स की बात करते थे, कोई ब्राजीलियन वेरिएंट है तो भाई कोई अमेरिकन वेरिएंट आ गया। अच्छा, यही वजह है कि आज वायरस जो है किसी जानवर या परिंदे को शिकार करता है, मुमकिन है कि कल वो अपनी शक्ल तब्दील करके इंसानी जिस्म में बसेरा करने की सलाहियत हासिल कर ले। अच्छा, अब कुछ ऐसा ही मामला चीन में हुआ है, जहां पर हम देखते थे बर्ड फ्लू फैला होता था, और मतलब एक बहुत शदीद एक प्रॉब्लम होती थी। पाकिस्तान में भी बर्ड फ्लू के बहुत सारे केसेस हमने देखे माजी में। अब बर्ड फ्लू जो है वो उसकी वजह से पहली मौत वाकई हुई है इंसान में, बिल्कुल इंसानों में, बिल्कुल। और बर्ड फ्लू परिंदों के लिए खतरनाक है, लेकिन इंसान इससे महफूज समझे जाते थे। अब जो भी इसका वेरिएंट की तब्दीली है, या जो भी इस वायरस में तब्दीली आई है, बर्ड फ्लू की एक नायाब किस्म की वजह से चीन में एक खातून की मौत वाक़ हुई है, और 58 साल ये खातून थी। चीन के जनूबी सूबे क्वांगडोंग में से इनका ताल्लुक था, और जो जिसको हम कहते हैं कि H3N8 वायरस जो है, उसकी एक किस्म जो है, मतलब हम उसको अगर हम कहें कि एवाइन इन्फ्लुएंजा या एवाइन इन्फ्लुएंजा उससे मुतासिर हुई हैं, बिल्कुल। तो वो दुनिया की तीसरी इंसान है जो इस वायरस से मुतासिर हुई, लेकिन पहली इंसान है जो कि इसकी वजह से मौत का शिकार हुई है। और अब तक जो है वो जो भी मालूमात आई हैं, तो इस खातून के किसी करीबी फर्द में तो ये वायरस नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होता। ये एक पॉजिटिव, अनलेस वो खुद को दोबारा तब्दील करे, और वो खुद को ऐसी शक्ल भी दे कि इंसान से इंसान में भी फैल जाए। बिल्कुल। तो अच्छा, एक और खबर भारत से आई हुई है, ये हमें पहले बतानी चाहिए थी, रह गई थी। ट्विटर के जो मालिक है इलॉन मस्क, उन्होंने बेसिकली तो वो खुद को इज़हार राय का बड़ा चैंपियन कहते हैं, और सोशल मीडिया नेटवर्क जो है ट्विटर उनका, वो भी यही कहते हैं कि जी हम जो है इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ लेकर जाएंगे। उन्होंने ट्विटर खरीदा था, लेकिन भारत के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, और उन्होंने इंदिया दिया है कि भारत में इज़हार राय की आज़ादी को बरकरार रखना मुमकिन नहीं। और वो होता है ना, अमिया ये तो अमियों का, हाँ, मार पड़ जाए, कहीं लड़ाई हो जाए या चोट वोट आ जाए, घुटने वुटने पे गिर जाए, तो कहती है और जाओ, मैं मना करी थी ना, और घुसो, जाओ।
तो ये अमियों का होता है, खास एक शक्ल दान चबा के वो बोलती है। लेकिन और क्या उन्होंने एलन मस्क ने कहा है कि भारत में सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन बहुत सख्त हैं और कंपनी उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती है। और उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भारत में ट्विटर की जानिब से गुजरात फसादात के हवाले से जो BBC की डॉक्यूमेंट्री थी उसको ब्लॉक क्यों किया गया, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि उस वक्त भारत में हुआ क्या था, लेकिन मुझे ये मालूम है कि भारत में सोशल मीडिया के हवाले से कवानीन सख्त हैं और हम किसी मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। और अगर हमें कहा जाए कि अपने लोगों को जेल भेजने या कवानीन पर अमल दरामद में से आप किसका इंतखाब करेंगे, तो हम कवानीन पर अमल दरामद को तरजीह देंगे। और भारत की जो है वो भारत के सामने ट्विटर ने मुतअद्दिद बार जो है वो अहकामात जो भारतीय हुकूमत के थे ट्विटर ने सर झुकाया है। और ख़ास तौर पर एलन मस्क की मिल्कियत में जाने के बाद तो बड़ी दरखास्तें जो है वो हुकूमत भारतीय हुकूमत की तरफ से दी गई और सब जो है वो कोई मज़ाहमत नहीं हुई ट्विटर की तरफ से, उन पर सारी बातें मान ली गई। और भारत में जो कवानीन है उसके तहत अगर कोई कंपनी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करती तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उस पर जो इस्तिस्ना है वो बरकरार नहीं रहता मवाद का। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कंपनी के अहदेदारान को फौजदारी मुकदमात भी सामना करना पड़ सकता है और जेल भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल है वहाँ की जी। सीरियस। अच्छा जी, वेरी तो सीरियस। ये थी जी खबर। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बैक जी, अब हमारा बड़ा खास सेगमेंट है और इसमें हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि जब हम बात करेंगे स्कूल्स की, एजुकेशन की, तालीम की, तो हम अक्सर ये डिबेट होते पाकिस्तान में देखते हैं। और ये डिबेट होती है इसलिए कि किसी को तरीका कार नहीं पता, किसी को मैकेनिज्म नहीं पता कि ये काम करना कैसे। अब वो डिबेट इस पे होती है कि कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ इस्लाम के जो कुरानिक तालीम है उसको भी इनकॉर्पोरेट करें और हम बच्चों को दोनों चीज़ें बराह रास्त एक ही वक्त में पढ़ाएं। क्या बच्चे जहनी तौर पर ये चीज़ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, या उन पर ज़्यादा बोझ हो जाएगा? और अगर हम बच्चों को ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते तो फिर कुरानिक एजुकेशन को और कन्वेंशनल एजुकेशन को किस तरह से एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। अब इसकी मिसाल एक स्कूल से हमें मिलती है। मेरे साथ मेजर रिटायर्ड सैयद फयाज हुसैन साहब बैठे हैं और इनके स्कूल में बच्चे कुरान और कन्वेंशनल एजुकेशन यानी साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज़ें इकट्ठे बैक वक्त पढ़ते हैं और फारिगुल तहसील होते तक 30 मरतबा कुरान थॉरली बाकायदा तरीके से समझ कर ख़त्म कर चुके होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। ये सही इन्फॉर्मेशन मैंने दी? जी बिल्कुल। कुछ इसमें कमी बेशी है तो आप बता दें कि ये स्कूल में किस तरह से होता है मामला। मैं उससे पहले बताना चाहता हूँ कि जो अभी आजकल फॉर्मेट पढ़ाई के चल रहे हैं कुरान पाक के, वो 3 फॉर्मेट में कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है। एक हिफ्ज़, जो कि बहुत से थोड़ा इस सोसाइटी के सेगमेंट बच्चे जो है उसमें जाते हैं और माशाल्लाह वो हमारे दिलों में महफूज हो जाता है, हाफिज जो बच्चे हैं। उसके अलावा जो दूसरा फार्मेट है जो चल रहा है दुनिया में वो किरत का है, माशाल्लाह नाजरा का। बहुत अच्छे तरीके से वो हमें जब सुनते हैं तो बहुत सुरूर मिलता है उस जब अच्छे कारीज को सुनते हैं। तीसरा फार्मेट है कैलीग्राफी का, बहुत लिमिटेड लोग उसमें भी आते हैं लिखने के लिहाज से, और वो आप हमारे घरों को, हमारे दफ्तरों को आयात लिखी हुई जीनत बख्शती हैं, खूबसूरती देती हैं। लेकिन ये जो हमने जो इंट्रोड्यूस कराया है ये है कि इस सारे के अलावा ये जो तीनों फार्मेट हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं दुनिया में, बड़ा इनका लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूलों में कुरान पाक की तालीम नहीं दी जाती। वो जनरली एक तालीम होती है कि बस आपने सूरतें कुछ पढ़ा दी, वो बहुत थोड़ा पोर्शन है। तो मैं पिछले 11 सब्जेक्ट पढ़ा दिया जी, मैंने पिछले 11 साल से इस पे काम किया है और बच्चों को क्लास 5 से हम कुरान पाक एज ए मेजर सब्जेक्ट, जैसे बाकी सब्जेक्ट चलते हैं, बायोलॉजी है, साइंस है, एक साइंस की जो उनके साथ एक कुरान पाक का भी एक पीरियड है, जैसे इस्लामियात को होती है उसकी जगह पे कुरान पाक। उसमें क्या पढ़ाते हैं? उसमें हम करते हम ये हैं कि हमारा बहुत, जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने कुरान पाक बहुत आसान अंदाज में पेश किया है, कोई है इसको समझने वाला। 4 बार सूरह कमर में ये आयत आई हैं। फिर फरमाया कि मैंने कुरान को अरबी में बयान किया ताकि आप लोग समझ सको। बिल्कुल। तो इसलिए हमें अपनी ज़बान में समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चों को ताकि ये पहुँचे। तो बड़ा ही आसान तरीकाकार है, हम सर्च वर्क बच्चों से कराते हैं। मतलब कोई एक टॉपिक बच्चे को दे देते हैं, मिसाल में आपको दे दें, वालिदैन के ऊपर एक टॉपिक है, हम उसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जहाँ जहाँ वालिदैन की आयत आती हैं वो सारी बच्चे नोट करते रहते हैं, उसकी कॉपी होमवर्क तैयार होता है पूरा।
वो प्रेजेंटेबल कॉपी। ये काम खुद ये लोग करते हैं तो गूगल से आराम से निकल सकता है आजकल तो बड़े सॉफ्टवेयर जैसे ऐप्स आए हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, गूगल से बड़े आराम से निकल, लेकिन उससे बच्चों को जो बाकी मालूमात कुरान की हैं रीडिंग करने से वो नहीं मिलती। हम बच्चों को गूगल से दूर रखते हैं। जबरदस्त। नहीं तो टीचर्स को कैसे आप लोगों ने ट्रेन किया हुआ है कि इन बच्चों को जिस तरीके से थॉरली आप लोग कुरान पाक सिखा रहे हैं उसमें तो टीचर्स की भी कुरान मजीद की अपनी ग्रिप होनी बड़ी जरूरी है। अच्छा, इसमें भी मैं समझता हूँ कि मैं जो बात कहूँगा बहुत हैरानकुन है, हमें कोई ट्रेन टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी वजह, अगर मैंने टीचर को कहा है वालिदैन के ऊपर, बच्चों ने सर्च करना है, तरीका सर्च का हम शुरू में उन्हें समझा देते हैं। अब आज इनको टास्क मिला है कि आपने पारा 1 घर से पढ़ के आना है, या क्लास में हमने कहा है जी अभी बैठ के पढ़े पारा 1। अच्छा, जहां वो आयत आएगी वो नोट करेंगे, भाई वाह। वो बोर्ड पर लिखी जाएगी, वो टीचर बच्चों को एक्सप्लेन करेगी कि किस पहलू पे यहाँ अल्लाह पाक ने वालिदैन की जिक्र किया है। मतलब जैसे 22 आयत है तकरीबन मेरे अंदाजे में जहाँ वालिदैन का जिक्र। आपका अंदाजा था ना, ये जो बच्चे आए हुए इनसे पूछ ले। हाँ भाई, कितनी आयत? 22 अच्छा, ये सारे एक साथ शुरू हो गए, मतलब सबको पता है माशाल्लाह। वाह वाह। अच्छा सर, आप लोगों को मैं माइक दूंगा, फिर आप लोग मुझे बताइएगा। आपसे शुरू करते हैं, आपका नाम क्या है? नूरुल आयन मज़र। नूरुल आयन मज़र, बताएं भाई, वालिदैन का जिक्र कुरान में कितनी जगह पर आया? In Quran, 22 verses are there where there is written about parents, but I would like to apprise 2 of them that are very relatable to our topic. Okay. The first one is Surah Bani Israel, verse number 23, where there is written, whenever you meet your parents, you should say not a single word of fire, and you should like this. Means you have to bow down yourself. करना, ये वो वाली आयत है? Same way. वो वाली है। And in verse number 24, there is written the prayer that you have to always have to ask from Allah that, oh my Lord, my parents have treated me well at my childhood. Now please grant them energy so that they should be moved ये वो ahead. दुआ है, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अभी इसमें यह है कि 2 चीजें जो बहुत वाज़ेह अल्लाह पाक ने बताई हैं जो आम तौर नहीं समझ, कि जब आपने बात करनी है वालिदैन से तो आपने किस अंदाज में बात करनी है, आपका लहजा क्या होगा। जब आपने उनके सामने खड़ा होना है तो आपके खड़े होने के आदाब कैसे होने चाहिए। आप देखें, ये हमारे आम सोसाइटी में बच्चों को इन आयात के बारे में नहीं पता होता कि ये इस तरह की हैं, कि अल्लाह ये इनकी पूरी रिसर्च वर्क से, ये इनके रिसर्च वर्क है। पूरा कुरान। एक सवाल और आ रहा है। जी, बच्चों का जिक्र कुरान में कितनी दफा आया है? कोई ऐसी कोई आयत है? चल उनसे पूछ लेते। माई सेल्फ ईमान फातिमा। अच्छा, उर्दू में बताओ ना। ईमान, मेरा नाम ईमान फातिमा है। हाँ। That in Quran Pak there is many time Allah Pak tell us about the students as we know that they are the children of the Joseph, that what we should give that respect to the children as it is given in Surah Yusuf verse number 23 or 12 where Allah Pak ordered that where the son of the Joseph, mean that brother of the Joseph, they asked to their father that can they bring their Joseph for their playing. From here we come to know that some of the people say that we should not send the children for playing. अभी खेलने के आप देखेंगे, खेलने के बारे में अल्लाह पाक ने इजाजत दी है कि बच्चों खेलने के लिए नहीं जाने देना चाहिए कि उनका कोई खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं, कुरान हमें इरशाद फरमाता है कि that they should send them, ताकि हमें वो अपना दिमाग फ्रेश कर सके, so that you may fresh their mind. अच्छा, अब एक और सवाल। अब सवाल का मूड बन गया है मेरा। अच्छा, आप बताएं भाई, ज़कात का जिक्र कुरान में कितनी मरतबा आया, और उर्दू में बताने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, क्योंकि सारी तालीम आप लोगों ने कुरान की जो है वो अंग्रेजी में की है। ज़कात का जिक्र कुरान मजीद में अबाउट 69 वर्सेस में है। 69? या और आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। आई विल स्टेट यू फ्यू वर्सेस। As per Surah Baqarah, verse number 3, there is mentioned that who believe in unseen and observe prayer and who have spent out what we have provided them. और जो गैब पर इल्म रखते हैं और इबादत करते हैं और जो कुछ हमने उनको प्रोवाइड किया है उसमें ही वो स्पेंड करते हैं। As per Surah Baqarah, verse number 43, there is mentioned that and establish regular prayer and pay zakat and bow down with those who bow down in prayers. As per Surah Baqarah, verse number 83, there is also mentioned that, and remember when we took the covenant from the children of Israel, we have ordered them worship none but Allah, show kindness to their parents, to the orphans, to their kinsfolk, to the needy, and observe prayer and pay arm tax. And if you do something good, बता रहे हैं सारे छोटे छोटे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं कुरान के हवाले से, वो भी इस तरीके से स्पीड में अंग्रेजी में बता रहे होते हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? माशाल्लाह रफली 400 है। 400 है। और ये स्कूल है किधर? गुजरांवाला किस इलाके में? गुजरांवाला से टुवर्ड लेट्स से वेस्ट में है,
तकरीबन 35 किलोमीटर है। अच्छा, गुजरांवाला से। तो ये रिमोट साल में ये बच्चे जो हैं वो इस तरीके से कुरान के तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं? जी, ये मैं क्लास 5 से हम शुरू करते हैं। तो क्लास 5 में थोड़ी सी इंग्लिश का आपको अंदाज़ा उस एज में बच्चों को होता है, हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ता है उनके साथ। क्लास 5 में 3 टॉपिक सर्च कराते हैं इनसे, लेकिन स्लो। क्लास 6 में आके इनकी इंग्लिश भी बेहतर हो चुकी है, समझने की सलाहियतें बेहतर हो चुकी हैं, थोड़ा एज में जो बेहतरी आ चुकी है, उसमें हम ज़्यादा टॉपिक भी सर्च करते हैं, लेकिन पीरियड वही इस्तेमाल हो रहा है। एक पीरियड होता है इस्लामियात का। सॉरी, एक पीरियड कितनी देर का? वही 40 मिनट्स 45 मिनट्स, यानी हफ्ते में 5 पीरियड है आपके पास। और आपने 4 साल में जी रोजाना यूं कह लीजिए कि 40 मिनट लगाकर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ज़ाहिर छुट्टियां वगैरह भी होती हैं, बिल्कुल होती है। जो तो 7th क्लास है उसमें आके ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और हमें पेरेंट्स डे मनाना करना होता है हर साल में। उसमें हम इनको कुछ 3 वीक्स एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देते हैं कुरान पाक की। ठीक है, जब बाकी एग्जाम खत्म हो जाते हैं, पेपर खत्म हो जाते हैं, तो इनको हम 3 वीक की एक्स्ट्रा 8th में ये फाइनल फिर पूरा मुकम्मल कर लेते हैं। 8th में तो फिर बहुत ज्यादा समझदार हो गए। फिर तो अंग्रेजी क्यों? सॉरी, अंग्रेजी क्यों? हाँ, इसलिए कि डॉक्टर भाई ये बच्चे और खासतौर पे लड़कियां जब आ जाए ना तो हम बताएंगे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। इन उर्दू? हाँ, उर्दू में बताओ कि अंग्रेजी में क्यों पढ़ा? हमने अंग्रेजी में कुरान पाक इसलिए पढ़ा, जैसा कि कुरान पाक में भी इरशाद है सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में, कि हमने कुरान पाक अरबी में इसलिए नाजिल किया कि अल्लाह ताला को ये जो अरबी लैंग्वेज है अल्लाह ताला को इजी लगे। इसलिए हमें ये होता है कि हम जो लैंग्वेज हमें चाहें, जो हमें इजी लगे, हम उससे पढ़ सकें। और हम इंग्लिश में इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम है और हमारी ग्रिप ज्यादा इंग्लिश में है, और फिर आप इंटरनेशनली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको रखा हुआ है मद्देनजर, एक तरफ पढ़ा रहे हैं साइंस, फर्दरमोर अभी आएगा। और कुरान का रेफरेंस नाज़रीन हर बात में जो इधर डिस्कशन हो रही है, एक कुरान का रेफरेंस लाजमी यहाँ से आता है। जबरदस्त, वेरी गुड, बताएं। Many time in Quran Pak mention about the Holy Quran, as in Surah Qamar verse there are 4 times mentioned in Surah Qamar. As per Surah Yusuf verse number 2 there is also mentioned we have sent down this Quran in Arabic that ye may understand it. हमने ये कुरान अरबी में इस वजह से नाजिल किया कि आप इसे समझ सकें। And Surah Qamar verse number 17 and 32 there is also mentioned that we have sent this Quran as a easy Quran that ye may remember it and understand it easily. अच्छा, एक सवाल आया इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं अगर आप मुझे इजाजत। एक मिनट, सवाल आ गया। अभी जलजला आया था, जलजले कितनी जिक्र है सब पता है भाई इनको। Full surah, there is a surah about the zilzal. मैं अभी आपसे अगला सवाल करता हूँ। उनके there is surah about the zilzal and when there will be zilzala surah. Yeah, it is in the para 30. एक ही सूरत है। Yeah, it is zilzale के जिक्र कुरान में एक ही जगह। Zilzal, the earthquake, it's mean earthquake. The main theme of this surah is that on the last day when there will be earthquake, when the earth will be shaken, it remove its whole burden from earth outside, and the man will ask to him, what will happen to her? What will happen to her? What will happen to earth? Then Allah will answer, it is the day of the judgment. अच्छा, चलो एक बार जलजला हो गया। नहीं रुको, जलजला हो गया। अच्छा, ये बताओ कि आंधी का जिक्र कुरान में कितनी दफा है? ये चलो अब पहले देखो विंड। हम आंधी को इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं विंड। कुरान पाक में 50 से ज्यादा 50 से ज्यादा दफा विंड का जिक्र किया गया है। इस पे एक सेपरेट सूरा भी है 2-3 विंड के नाम से, जैसे सूरा ज़ारियात, मीन द विंड स्कैटर। इस सूरा में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जब विंड आती है हम ये कहते हैं कि इवेपोरेशन, जैसे कि पानी जो होता है वो सूरज की गहराइयों से वो थोड़ा उसमें गैस में चेंज होता है, फिर फर्दर उससे क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश आती है। ये कुरान पाक में जिक्र है। अगर हम गौर से पढ़ें तो कुरान पाक से हमें पता चल सकता है इवेपोरेशन का क्या प्रोसीजर है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह ज़ारियात आयत नंबर 1, और जब हम विंड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं वो अपने साथ पानी को लेके जाती है और हमें ये भी पता चलता है कि विंड जो है ये वेट है। और फर्दर सूरह आराफ वर्स नंबर 57, मतलब कि इसके बहुत यूजेस हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि विंड के जरिए जो क्लाउड हम जानते हैं, क्लाउड एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक विंड मतलब कि आंधी के जरिए है। और जो हम जानते हैं जैसे अरेबिया जो डेजर्ट्स हैं वो लैंड जो है वो ड्राई है टोटली, वहाँ पे कोई वेजिटेशन कोई क्रॉप्स नहीं है। और अल्लाह ताला ने बोला उस क्लाउड्स के विंड्स के जरिए जो लैंड जो है वो ड्राई है उसके जरिए उस लैंड की तरफ लेके जाते हैं और फर्दर वी गिव डाउन फॉल डाउन द रेन। एक और सवाल सेकंड मुझे दे दे। एक मिनट, ये आज इनका शो हो गया है भाई, आज इनका ही होगा। मैं क्वेश्चन इनसे करूंगा, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आपको पता चले हम किस तरह की गहराई में। हाँ चले बताएं। अब इनसे पूछे, ये क्या नूरुल ऐन ना?
इनसे पूछे। सूरह अनकबूत मीन द स्पाइडर, मतलब के स्पाइडर को अरबी में ये भी कहा You जाता है have to speak in English. Now you have to Okay. speak. This surah has taken its name from verse number 41, where it is mentioned that as for those who reject their faith is as weak as Surah like Maida. those. Surah Maida mean the table spread. This is the fourth surah in the Holy Quran. Surah as it is Dukhan. Surah Dukhan mean the smoke. This surah has taken its name from verse number 10. Why Surah Fatiha we are reading again and again? We are reading Surah अच्छा, Fatiha. चलो, उसको- As you आप all कैसे said, देख we रहे are हैं reading सूरह फातिहा हम बार Fatiha. बार पढ़ते हैं, हमें क्यों In क्यों every पढ़ते हैं, namaz, उसकी it क्या? is because Allah ordered as per Surah Hijr verse number 87, and we have sent down the glorious Quran and 7 after repeated verses. Mean that कि हमने कुरान पाक नाजिल किया और फर्दर ये भी बोला कि जो 7 आफ्टर रिपीटेड हैं, जो ज्यादा पढ़ने वाली जाने वाली आयत हैं, वो भी हमने सेंड की। इसलिए हम हर दुआ में, इसलिए हम हर दुआ में, नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि अल्लाह कहता है ये रिपीटेडली पढ़ी जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों ने बनना क्या क्या है, आप लोगों ने बनना क्या क्या है? Let me tell you what I want to become in future. I am having 3 aims, but one of them I'm very interested in it. It is known as astronaut. I want to become astronaut अच्छा, and माशाल्लाह। discover the Astronomy। outer universe. Then last 2, one of अच्छा them. आउटर यूनिवर्स का जिक्र कहीं आया है कुरान में? Yes, there is. बताओ बताओ बताओ। Okay. Surah Rahman, verse number 33, there is mentioned that Allah is busy with completing the du'as of the people, of the creatures in the heavens and on the earth. Means from this verse we come to know that there are creatures that are alive in the outer universe, in the 7 firmament. वाह वाह। अब माइक अच्छा पहले नहीं मोर नहीं पहले वो शिफा वाला सवाल था, आपको क्या बनना है? My aim is that I have 2 aims. One is that doctor, and second is I want to become an army officer. इंसानी जिस्म के बारे में क्या आयात है, कोई है खास मशहूर आयात? मतलब कि हम जानते हैं अल्लाह ताला ने हर इंसान को मिट्टी के जरिए बनाया, मगर अब मैं आपको बताऊंगी कुरान पाक में क्या जिक्र है। एज पर सूरह मोमिनून वर्स नंबर 14 there is written that and we have created the man from clay, mean that further we have converted into the congealed blood, and further a little lamb bone, and from the little lamb bone we covered it with the flesh, and that flesh we have created the new man, and that we should establish the prayer regularly to the Allah पूरा सही है। अब आपकी तरफ चलते हैं, आपने क्या बनना है बड़े होकर? आप रोजों के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? रोजे के बारे में अच्छा, अब तो इनके बारे में जानने पर पहुंच गए भाई, माशाल्लाह। ये तो ठीक become जैसे a doctor, an army doctor, because I have too much interest in my army officer, but I want to also become a doctor, so I have suggested that I become an army doctor. जंगों का कितना जिक्र हुआ है कुरान में? What? जंगों का वो बताएंगे उन्हें आर्मी। There is Surah Anfal, which is in the 9th para. In this surah have taken its name from verse number 1, where it is mentioned that this surah means spoil of war. This surah have taken its name from verse number 1 and 41, where it is mentioned that and the spoil of war belongs to Allah and His Messenger. Verse number 41, there is mentioned that as spoil of war, the 5th portion of the spoil of war belongs to Allah and His Messenger. And in another verse, Surah Toba, verse number 25, there is about the war of Hunain. Then Al Imran, verse number 156, there is about the war of Uhud. वाह माशाल्लाह। बस 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 हमारा खत्म हो रहा है, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आप अभी लोगों हमारी की जो इल्म है वो खत्म नहीं हो रहा। और जाहिर है इल्म तो भरपूर है। आपने सर आखिर में जाते जाते कुछ कहना चाहें स्कूल के बारे में, कुछ बताना चाहे लोगों को, जो चीज हमसे रह गई? आखिरी मिनट है हमारे पास। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने कुरान पाक को अपनी तालीम का हिस्सा बनाएं। जो हमारे इस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं या एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, जो सारे जो भी एजुकेशन कर मिनिस्ट्री सकते हैं, इसको मैट्रिक में मैं समझता हूँ एटलीस्ट 9th 10th में पूरे कुरान पाक का सिलेबस में शामिल करके उसका टेस्ट लिया जाए। इनका पूरे कुरान पाक से हम टेस्ट लेते हैं। उसमें एक तो जो टॉपिक सर्च करने के लिए हम दिया है 50% मार्क्स उसके हैं, और 50% मार्क्स इनके पेपर के बाकी कुरान पाक की जितनी मालूमात हैं उनके बारे में कोई भी क्वेश्चन हम इनसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, बहुत शुक्रिया। आपका भी बच्चों, वक्त की किल्लत है, और आप लोगों ने जो कुछ कहा है ना वो पहुंच गया दुनिया के पास। और आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे उन लोगों के क्लियर किए हैं जो कहते हैं अरबी कैसे पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे, तो अंग्रेजी में कैसे पढ़ाएंगे तो कैसे समझेंगे। अंग्रेजी भी है, साइंस भी है, कुरान भी है, तालीम भी है, हर चीज हो रही है इस एक स्कूल में। अगर यहाँ पर हो सकती है तो बाकी पूरे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? इसी सवाल को छोड़े जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपने जबरदस्त सर्विस की है इस नेशन की। और वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ खेलों की। खेलों के हवाले से दो चीज़ें हैं जो कि खेलों की और अहम जिम्मेदारियों की। भाई एक तो है जी पंजाब की निगरान हुकूमत, जिसके अंदर जो वजीर खेल हैं वो हम सबके महबूब, हम सबके बड़े पसंदीदा खिलाड़ी, बड़े फेवरेट बॉलर, बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग करने वाले जनाब वहाब रियाज साहब। और दूसरा ये कि आज पाकिस्तान व मुकाबला न्यूजीलैंड पहला T20 मैच है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रा हम डिस्कस करेंगे वहाब रियाज साहब से। उनकी कारकर्दगी कैसी है बहैसियत स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और टीम की कारकर्दगी कैसी होगी। हमारे साथ वहाब रियाज साहब मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वहाब साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि बहैसियत मिनिस्टर जो रोल आपको मिला हुआ है कैसा चल रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है, एंजॉय कर रहे हैं इसे? जी बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ इसको, और कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ एंजॉयमेंट तक ना रखूँ, काम भी करते रहे। और कोशिश यही है कि आगे जो अभी फर्दर जो आ रहा है हमारे पास टाइम जो थोड़ा बहुत रह गया, उसमें कोशिश यही है कि और ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खिलाएं, जो ग्राउंड है उनको भरा जाए, ताकि जो हमारे स्पोर्ट्समैन है उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपको ये ओहदा सौंपा गया था तो उस वक्त आपको क्या लग रहा था कि हाँ ठीक चुना गया है मुझे, या मतलब यू आर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब? कोई आइडियाज़ थे या बाद में आपने सोचा कि चलो अब तो मिनिस्ट्री आ गई, अब कुछ करना पड़ेगा? देखिए आप ये तो नहीं कह सकते यू आर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बट ऑब्वियसली कोशिश ये थी कि इसको अपॉर्चुनिटी को लिया जाए और अच्छे से अच्छा बेहतर काम किया जाए। देखिए ये तो अब काम करेंगे तो पता चलेगा कि वेदर आई वाज द राइट चॉइस और वेदर आई वाजंट, बट मेरा ख्याल है कि कामों से पता चलता है कि लोग अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या उनकी जगह बनती थी या नहीं बनती थी। हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक कामयाब रमज़ान सीरीज़ करवाई है, और इंशाल्लाह इस तरह के टूर्नामेंट हम आगे भी कोशिश है कि वो मुनक्किद करते रहें। सही। अच्छा, इस फेस्टिवल के बारे में भी बताइए, इसका इनेकाद जो है वो किस तरह से हुआ और कितनी कामयाबी से ये मुकम्मल हुआ है? देखिए ये शुरू इस तरह हुआ, कैंपेन इस तरह शुरू हुई कि जब मेरा PSL ख़त्म हुआ और मेरी जो पहली मीटिंग थी निगरान वज़ीर आला साहब के साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो उसमें जो है उन्होंने मुझे कहा कि यार रमज़ान है और इसमें क्रिकेट बहुत खेली जाती है रात को, तो रमज़ान गेम्स हमें करवानी चाहिए। मेरा खुद भी ये इनिशिएटिव था कि हमें रमज़ान में गेम्स बिल्कुल करवानी चाहिए, और क्योंकि उनकी हदायत थी तो हमने इसको फिर जो है वो अगले 4 दिन में हमने इसको प्रोसेस किया कि 4 दिनों में हमें ये रमज़ान गेम्स करवानी है, और इंसेंटिव्स हमें अच्छे देने हैं ताकि जितने भी पंजाब लेवल पे हमारे खिलाड़ी हैं जो एसोसिएटेड हैं अपनी टीमों के साथ या अपने ज़िलों के साथ, तो उनको जो है हम लेके साथ चले। तो इसमें हमारे पास 4 दिन तक मिनिमम टाइम था, और फिर हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया। 3 दिन में हमने इसे प्रोसेस करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जितना हम चाह रहे थे कि, क्योंकि देखिए प्लेयर को जब तक रिकग्नाइजेशन ना मिले उसको कोई पहचानता नहीं, उसको कोई जानता नहीं। तो अगर आपने देखा हो कि जिस तरीके से हम इस दफ़ा ये हमने टूर्नामेंट करवाया, जिसमें हम PTV पे हॉकी तो हमारी लाइव चली रही थी, लेकिन जो बाकी हमने डिजिटल पे 6 प्लेटफॉर्म्स थे, जिस तरह ये दराज ऐप है, एयरवाइज ऐप है, विडली है, तमाशा है, टैपमैड है और यूट्यूब है, इसमें हमने वो जो स्पोर्ट्स करवाई उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई, ताकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो, प्लेयर्स को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि उनको लोग देख रहे हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि आप कोशिश करते हो कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दें। अगर आपने कबड्डी के मैचेस देखे हो, अगर आपने हॉकी के मैचेस देखे हो, क्रिकेट देखी हो, तो इट वाज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, जिसको हम साथ लेके चले सारा। तो अब ये जो आपने फेस्टिवल करवाया, हम भी उन दिनों लाहौर में थे, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा था, बड़ी आपने जो है वो उसकी पब्लिसिटी भी खूब की हुई थी। कुछ नए प्लेयर्स वगैरह कुछ डिस्कवर हुए इस टूर्नामेंट से, इस फेस्टिवल से? देखिए अभी तो बहुत जल्दी कुछ कहना ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए पहला टूर्नामेंट है, और इस तरह के जब तक रेगुलर टूर्नामेंट्स नहीं होंगे तब तक टैलेंट का हमें सही तरीके से पता नहीं चलेगा। ऑन द डे कोई भी अच्छा खेल सकता है, लेकिन जिस तरह आपने देखा है मोस्टली हर एक चीज़ नॉकआउट पे थी। अगर लीग सिस्टम में भी हो तो आपको आइडिया ज़्यादा हो जाता है बेहतर कि प्लेयर्स कौन हैं, कैसे हैं। तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम इसको थोड़ा सा लीग सिस्टम पे लेके जाएंगे तो होपफुली जो चीज़ें और टैलेंट जो वो और ज़्यादा सामने निकल के आएगा। अच्छा, बीइंग इन अ कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट मेंबर होते हुए जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको, और मतलब इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? देखिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है, नेवर यूज टू दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, बट ऑब्वियसली हर एक चीज़ हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। और मैं जितना भी अभी तक कैबिनेट की मीटिंग में बैठा हूँ, आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी मच पोजेसिव रिगार्डिंग द वर्क के काम किस तरह करना चाहिए, कितना अच्छा करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों में बेहतरी होनी चाहिए। सो आई थिंक आई वाज वेरी हैप्पी टू सी कि हर बंदा जो भी इस कैबिनेट का हिस्सा है वो ये कोशिश करता है कि वो अपना काम
अच्छे तरीके से करे, बेहतरी लेकर आए चीज़ों में, सिस्टम में। तो अब इस टूर्नामेंट के बाद कोई और टारगेट्स बनाए, कुछ और टूर्नामेंट्स वगैरह करवाने के, कोई और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के? देखिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस करेंगे। हम लोग अभी काम करें, वर्कआउट करें कि जी ओलंपिक्स 2026, 28, 32, 26 तो टू अर्ली है, लेकिन 32 जो है वो 28 और 32 सॉरी जो है उसको हम कर रहे हैं फोकस। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक टूर्नामेंट करवाएं जिसको हम बच्चों के जो है वो ट्रायल्स करवाएं, जिसमें हम सारी स्पोर्ट्स को ऐड करें जो ओलंपिक्स में होती है, और कोशिश करें कि उसको एक्सपोजर दे बच्चों को। हो सकता है हमारे पास नया टैलेंट निकल के आए, जब वो टैलेंट निकल के आएगा तो उसको हम लोग कैप्चर करेंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों के ऊपर हम बाकायदा हम उनके ऊपर जो है अपनी नज़र रखें, और हम लोग कोशिश करें कि उन लोगों को आगे लेके चलें, क्योंकि वो टैलेंट जो आने वाले वक्त में वो टैलेंट जो है वो आगे हमें 2028 और 2032 के ओलंपिक्स में काम आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे कौन से मेजर 3 इश्यूज हैं जिन पर आपको लगता है कि प्रायोरिटी बेसिस पर काम करने की जरूरत है? मतलब बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आप एक तो जब आप खेल रहे होते हैं तो आपको इश्यूज का इतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब आप मैनेजमेंट पोजीशन पर आते हैं तो फिर आपका अंदाजा अलग हो जाता है, आपको बहुत सारी चीजों की समझ आती है। देखिए अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो मुझे ये ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो डायरेक्शन ठीक होने की ज़रूरत है, और वो डायरेक्शन ये होने की ज़रूरत है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वह गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अराउंड द पंजाब। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वी हैव टू लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेयर्स। ये ग्राउंड, ये चीज़ें सारी खाली रह जाती है जब आपके प्लेयर्स नहीं आते। तो एक तो मुझे ये ऐसा लगता है कि जो हमारी मेजर इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होनी चाहिए, वो मेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी प्लेयर्स डेवलपमेंट में होनी चाहिए। कितने ऐसे बच्चे जो टूर्नामेंट्स जिनके आते हैं लेकिन उनके पास शायद फंड्स नहीं होते, या एसोसिएशंस के पास या फेडरेशंस के पास फंड्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो लोग उनमें क्वालिफाई नहीं कर सकते, रैंकिंग उनकी अच्छी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों पे काम करना है। प्लस सेकेंडली हम लोग चाहते हैं कि हम एक ऐसा इंडिविजुअल एक स्टेप लें जिसमें हम साल का जो है वो अपना एक शेड्यूल जारी करें पंजाब गेम्स का, कि पंजाब में क्या गेम्स होंगी, कौन से महीने में क्या होगा, ताकि जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो उसको लेके तैयार रहें और उनको पता हो कि उनके पास नेक्स्ट क्या चीज़ है। सो इन चीज़ों पे हम काम करें कि एक तो हमारे पास प्लान होना चाहिए अगले 3 साल का, कि अगले 3 साल में हमारे पास क्या फ्यूचर है, हमें क्या स्पोर्ट्स करवानी है, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना है। प्लस हम लोगों को जो है वो डायरेक्शन ये करनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्लेयर्स को डेवलप करना, तो उनके ऊपर पैसा ज़्यादा लगाया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, आप केयर टेकर गवर्नमेंट में जब आप काम कर रहे होते हैं तो चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं हो पाती हैं, तो इन सब चीज़ों को जो आपके प्लान्स हैं उनकी कंटिन्यूटी किस तरह से होगी? देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो इशू है वो यही है कि जब भी कोई नया आता है वो पुराने की चीज़ों को कहता है कि यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक अपना माइंड सेट है। बट देखिए मैं क्योंकि पहला स्पोर्ट्समैन हूँ प्रॉब्ली जो इस सीट पे हूँ एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो मेरा विजन जो है वो तो बहुत क्लियर है। कोशिश यही होगी कि हम अच्छा काम करें और आने वाले जो लोग होंगे जिन्होंने आगे से इस सीट को संभालना या इस जगह पर काम करना है, कोशिश तो यही होगी कि वो जो हम काम करके जा रहे हैं उसको समझें और उसके ऊपर अमल करें, ताकि जो एक सर्कल है बेहतरी का वो आता रहे हमारे लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। सही। अच्छा, जब आपका स्पोर्टिंग करियर खत्म होगा तो क्या उसके बाद आप सियासत में एंट्री का कुछ सोच रहे हैं? ये इस तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए? नहीं यार, मुझे कोई शौक नहीं है सियासत में आने का, ना सियासत में एंट्री करने का। ये तो एक आपको पता लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम आए हैं, और उसको बस कोशिश है कि उस टाइम के दौरान जो है हम चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर लें। अच्छा, ये जो आपने बात की कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप आए हैं, बड़ी तो ये आपकी बात जो है इस पर जरा मैं पूछना चाहूँगा कि देखें कैबिनेट में ये बात होती है कभी कि हम जो है वो कितने अरसे के लिए यहाँ पर हैं और कितने अरसे के लिए आपको काम करना है, क्योंकि इलेक्शन के जो मामलात हैं वो आपके सामने ही है। अब उसकी डेट तो अनाउंस हुई है लेकिन फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कितने अरसे के लिए आप हैं? नहीं, आई थिंक हम सबका जो वो माइंडसेट है वो बहुत क्लियर है कि हम लोग 3 महीने के लिए आए हुए हैं और अभी इलेक्शंस जो है वो भी अनाउंस हुए हुए हैं। सो आई थिंक वी हैव नथिंग टू डू विद कि हमें टाइम ज़्यादा मिल जाए या हम लोग ज़्यादा देर तक रहें। हमारी ऐसी कोई ना तो सोच है ना कोई ऐसा इरादा रखते हैं हम लोग तो एक जो केयर सेटअप है उसको हमने चलाना है, बस उसको चला रहे हैं। जो हमारा टाइम पीरियड है उस तक रखेंगे, जो टाइम पीरियड है उस तक रखेंगे। अच्छा, बाबर आजम से कुछ दिन पहले आपकी हुई है मुलाकात, उसके बारे में कुछ बताएं, वो कैसी रही मुलाकात? बिल्कुल, बाबर से हमारी मुलाकात हुई थी जी। उसमें स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने के लिए, स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हॉकी के रिवाइवल पे बात हुई। और बाबर का ये स्टांस था कि जी हमें चाहिए कि जो हमारे बाकी स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे,
कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से वो उन लोगों को फ़ायदा हो। और अगर आप देखें तो हमारे जितने भी क्रिकेटर्स थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और उन्होंने सपोर्ट किया, हॉकी को स्पेशली सपोर्ट किया, ग्राउंड में उन्होंने हॉकी भी खेली। सो जो चीज़ें हम एज ए क्रिकेटर बेहतर कर सकते हैं अपने साथी खिलाड़ियों के लिए, वो हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा, आज जो मैच है उसकी भी बात कर लें। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला T20 मैच है आज लाहौर में। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में मौजूद है और ज़ाहिर है पिछले दफ़ा जब वो आई थी तो वो चले गई थी। बिल्कुल। तो अब आज के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे? कैसी टीम साबित होगी न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान की टीम का क्या आपको लगता है वो जो एक टाकरा होगा वो कैसा होगा? देखिए, आज जो मैच है मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को फेवर करेगा। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड के कुछ की प्लेयर्स जो है वो मिसिंग है, लेकिन फिर भी वो स्टिल दे आर गोइंग टू बी अ गुड साइड। पाकिस्तान को एडवांटेज होगा और आई थिंक पाकिस्तान विल हैव द अपर हैंड और हम लोगों को ये सीरीज जीतनी भी चाहिए इंशाल्लाह। ओके, तो प्रेडिक्शन आ गई है जी वहाब रियाज साहब की तरफ से कि पाकिस्तान को अपर हैंड होगा और हमें ये सीरीज जीतनी चाहिए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर की प्रेडिक्शन आई है इस दफा। ये प्रेडिक्शन अलग है भाई, क्योंकि ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर की प्रेडिक्शन है। थैंक यू वहाब रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए खास तौर पर, और वाकई बड़ी अच्छी आपसे बातचीत हुई। और अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको एक और बड़ी अहम इशू की तरफ लेकर जाते हैं, और ये बात है जी बच्चों के हवाले से। बच्चों में अक्सर ये होता है कि पैदाइश के वक्त बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनका बीमार दिल होता है, और ये वालिदैन के लिए बड़ी आजमाइश होती है। और दिल की बीमारियां वैसे तो बहुत सारे बच्चों दिल में सुराख की बड़ी एक बीमारी है जो कि बच्चों में अक्सर पाई जाती है। फिर अखराजात इस पर इलाज के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर दिल का ये मामला होता है तो इसका इलाज बड़ा महंगा होता है। अब पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिनके सीने में वो कहते हैं ना दर्द दिल है, दर्द दिल रखने वाली एक शख्सियत ने पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के नाम से एक इदारा कायम किया है। पाकिस्तान का पहला अस्पताल बनाया जा रहा है जिसमें बच्चों के दिल की बीमारियों का इलाज किया जाएगा, उस पर रिसर्च की जाएगी। फरहान अहमद साहब इस इदारे के बानी हैं। 732 मिलियन रुपए इन्होंने जमा किए। इस रकम से वो अब तक 2023 से ज़्यादा बच्चों के दिल का कामयाब ऑपरेशन कर चुके हैं। बड़ी मुतहर्रिक शख्सियत हैं, अखुवत जैसे इदारे के साथ भी काम कर चुके हैं। अब वो अस्पताल का प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की धुन में लगे हुए हैं, तो उनके जहन में दिल की बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए अस्पताल बनाने का ख्याल कैसे आया, अब तक ये कितना पेशरफ्त हो चुकी है इस मंसूबे पर, और कौन कौन सी शख्सियात इस मंसूबे में उनका साथ दे रही हैं। तो PCHF के CEO फरहान अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया फरहान अहमद साहब। सबसे पहले तो ज़रा आगाज़ की कहानी हमें सुनाइए कि ये जो दिल के आर्ज़ों में मुब्तला बच्चों के लिए अब आप ये इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इसका आगाज़ किस तरह से हुआ? ये ख्याल किस तरह से आया कि एक ख़ास खुसूसी अस्पताल बच्चों के दिल की बीमारियों के हवाले से होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया, आपने एक मौका दिया हमें प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने का। 2012 में मेरी छोटी साहबजादी ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साथ पैदा हुई थी। बाय बर्थ उनका एक चैम्बर मौजूद नहीं था। तो तकरीबन 3 साल की हमारी रेगुलर स्ट्रगल रही। अल्लाह का शुक्र है कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डिस्पाइट कोई मसला नहीं था फाइनेंशियली, हमें काफ़ी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। वो 3 साल जो आयशा की जिंदगी थी तकरीबन हमारे हर हफ्ते हॉस्पिटल में ही गुजरते थे। तो वो जो टाइम था ना उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई। एक तो ये पता चला कि क्वांटम ऑफ डिजीज बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये पता चला कि कोई मीनिंगफुल इदारा अभी ऐसा मौजूद नहीं है जो ग्रास रूट लेवल पर सही मानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर काम कर रहा हो। तो ये रीजन बनी सर, तो अल्लाह का शुक्र है अब पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन 2013 काम कर रहा है। सही। अच्छा, अब अगर जिस तरह आपने कहा कि इसका बीमारी का क्वांटम ज़्यादा है, तो कोई स्टेटिस्टिक्स हैं हमारे पास कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि दिल की मुख्तलिफ बीमारियों के साथ पैदा होते हैं? जी दुनिया में 100 में से 1 बच्चे को ये मर्ज होता है। हमारा चूंकि हम लो इनकम कंट्रीज में से एक है तो शायद ये शरह ज्यादा है, लेकिन अगर हम 1 आउट ऑफ 100 का ही नंबर लें तो हम तकरीबन 60,000 सालाना बच्चे ऐसे हैं जो दिल के आर्जे के साथ पैदा हो रहे हैं। तो क्वांटम ऑफ डिजीज का एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो बच्चे पहले साल पैदा होते हैं उनमें से 1/3 को या तो सर्जरी की जरूरत होती है या इंटरवेंशन की जरूरत होती है। तो एज ए कंट्री हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए 20,000 नवजात बच्चों को ऑपरेट करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग को 3,000 पर हैं अभी।
अच्छा, तो जो आपने ऑपरेशंस करवाए जिसका मैं जिक्र कर रहा था 2000 से ज़ायद, वो किस किस बीमारियों के थे और उनके लिए फंड रेजिंग कैसे हुई, किस किस तरह के लोग थे जिनको फैसिलिटेट किया गया? जी, जब 2013 में ये फाउंडेशन का आगाज हुआ तो सबसे पहला तो कोशिश ये थी कि जो फैमिली मेंबर है उनसे बात की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल हम लोगों ने 2 बच्चों की हार्ट की सर्जरी स्पॉन्सर किया। उस वक्त एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर तकरीबन 3.25 लाख रुपए का खर्चा आता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर अल्लाह के फजल से हमने 600 बच्चों को सपोर्ट किया और ऑल टुगेदर अब ये नंबर थोड़ा बढ़ गया है। 3500 से ज्यादा बच्चे ऑपरेट हो गए हैं अल्लाह के फजल से और 1 अरब और 24 करोड़ रुपया इस पर लग चुका है। जहां तक बात है कि सपोर्ट कहाँ से मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चे का हार्ट का मसला है ना, ये बहुत सेंसिटिव है और बहुत कनेक्टेड है। यानी कि अगर किसी भी दिल वाले तक हम आवाज पहुंचाते हैं ना कि भाई बच्चे का दिल का मसला है, एक सर्जरी से वो ठीक हो जाएगा, तो कोई भी शायद ऐसा बंदा मुझे आज तक नहीं मिला जिसने अपना हिस्सा ना डाला हो। फिर हम लोग, चूंकि मेरा आईटी का बैकग्राउंड है, तो एक बड़ा कलेक्टिवली हम रिपोर्ट देते हैं डोनर को उनकी यूटिलाइजेशन की कि भाई आपके पैसे इस बच्चे की हार्ट की ट्रीटमेंट पर लगे। तो जब एक दफा ये चीज मिल जाती है तो फिर लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनको पता है ट्रांसपेरेंसी में ये बिल्कुल जीरो कॉम्प्रोमाइज है, हमारा पैसा सही जगह लग रहा है, तो अगले साल की वो कमिटमेंट दे देते हैं। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, फिर जब आपने इन लोगों के ऑपरेशंस करवाए तो ये किस तरह से लोगों की सिलेक्शन होती है और कैसे पता चलता है कि हाँ ये है जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत भी है और इसको माली इमदाद की ज़रूरत भी है? वो भी तो बड़ी कहानियाँ होंगी। जी बहुत अच्छा सवाल है आपके। ये हमने पाकिस्तान के जितने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन तक हमने अपनी इंफॉर्मेशन भिजवाई हुई है और उनको बताते हैं भाई अगर कोई बच्चा जिसके दिल में सुराख है और वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता अपने सर्जरी को, आप हमसे कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर वर्ड ऑफ माउथ अल्हम्दुलिल्लाह काफी हो गया क्योंकि अब 3000 से ज्यादा फैमिलीज हैं। आपको पता है पाकिस्तान में निज़ाम ऐसा है कि अगर किसी गरीब के घर में कोई सपोर्ट मिलती है, बच्चा पहले हर रोज स्ट्रगल कर रहा था, तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, तो उनसे हम तक लोग पहुंच जाते हैं। फिर सोशल मीडिया पर और हमारी एक हेल्पलाइन मौजूद है, अगर गूगल में आप लिखें फ्री चाइल्ड हार्ट सर्जरी तो हमारी फाउंडेशन का नाम पहले आ जाता है। तो दैट्स हाउ पीपल कनेक्ट। फिर हमारे 2 निज़ाम है, एक मेडिकल इवेल्युएशन होती है, एक फाइनेंशियल इवेल्युएशन होती है। मेडिकल इवेल्युएशन तो डॉक्टर मिसाल के तौर पर कराची में तो वही डिसाइड कर देते हैं कि कहाँ ऑपरेट होना है, और जो फाइनेंशियल इवेल्युएशन है उसमें हम ज़कात की एलिजिबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, भाई ये ज़कात मुस्तहिक है या नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो अस्पताल है जो कि बच्चों के दिल के आर्ज़ों के लिए बनाया जा रहा है, उस अस्पताल के हवाले से भी कुछ बताइएगा। उसके लिए कितना फंड आपको दरकार है और कितना जमा हो गया है, इसकी लोकेशन क्या है, कितने बेड्स पर ये मुश्तमिल होगा, फैसिलिटीज? बिल्कुल जी, 2021 में हमारी कोलैबोरेशन हुई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ, तो उन्होंने हमें लैंड डोनेट की। 2021 नवंबर से अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई है। इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और अभी तक इस पर 60 करोड़ का जो खर्चा है वो लग चुका है, आप सब लोगों की डोनेशन इकट्ठी होकर। ये बेसिकली 75 बेड का हॉस्पिटल होगा, पर्पस बिल्ड फैसिलिटी होगी जी। इसमें 30 बेडेड आईसीयू होंगे, 30 बेड इसमें रूम्स होंगे और इसमें 3 इंशाल्लाह ऑपरेशन थिएटर और 2 एंजियोग्राफी लैब होगी। हमारी इस वक्त तक इंशाल्लाह कोशिश है कि हम तकरीबन अब 2 अरब और 40 करोड़ का एस्टिमेट है जो बकाया रह गया है। तो जैसे जैसे ये पैसे आते रहेंगे इंशाल्लाह हम एक एक करके चीजों को फिनिश करके फंक्शनल करते रहेंगे जी। और ऐसे अस्पताल का प्लान क्या है कि ये फ्री अस्पताल होगा लोग बच्चों के इलाज के लिए? जी, इसमें ना 2 मॉडल हैं। एक तो हम, चूंकि एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी दिन ब दिन महंगी हो रही है, तो आजकल जो एवरेज कॉस्ट है तकरीबन 7 लाख की। अच्छा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी विजन ये है कि सिर्फ हॉस्पिटल ना हो, इसमें वो सारे केसेस हो सके जो मुल्क से बाहर अभी हमें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और जाना पड़ता है। तो आपका जो सवाल है उसमें सर हमने 10% बेड एलोकेट किए हैं इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म के लिए और 10% बेड एलोकेट किए हैं 100% पेइंग पेशेंट के। जो बाकी बेड्स हैं 80% वो सारे के सारे नॉन अफोर्डिंग लोगों के लिए होंगे सर। सही। और जो रिसर्च वाला जो एरिया है इसका, उसमें किन चीजों पर होगी और वहां पर रिसर्च फैसिलिटीज क्या क्या प्लान है? जी, जैसे शुरू में बात हुई कि दुनिया में ना हर 100 में से एक बच्चा ये मर्ज लेकर पैदा होता है,
लेकिन पाकिस्तान में क्या ये एक ही है या एक से ज्यादा है? क्या कजन मैरिजेस का इसमें इम्पैक्ट है या नहीं है? क्या जेनेटिक्स की वजह से जहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं उनकी न्यूट्रिशन का उस पर क्या इम्पैक्ट है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको इंशाल्लाह जब जैसे इदारा बनेगा तो हम उस पर फोकस करेंगे। जिस तरह भी हमारी कोशिश है कि कोई तकरीबन 5000 मदर्स का डेटा को पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों से आइडेंटिफाई करके प्रेगनेंसी के दौरान से लेकर बर्थ के बाद तक को मॉनिटर किया जाए। क्योंकि अभी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अभी हम रिसर्च पर ज्यादा पैसा नहीं लगा पा रहे, लेकिन ऐसी रिसर्च के बाद हमें ये जरूर आइडेंटिफाई कर सकेंगे भाई क्या कजन मैरिजेस का कोई इम्पैक्ट है या नहीं है, क्या मेल न्यूट्रिशन का कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। सही है। आपने एक जिक्र किया, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज की है, मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म के हवाले से आप कुछ बता सकते हैं कि पाकिस्तान में कितने लोग बाहर से आते हैं या कितने लोग इस खित्ते में अपना इलाज कराना चाहते हैं दिल के हवाले से, दिल की बीमारियों के हवाले से, और फैसिलिटीज़ की क्या सूरत हाल है, और कितने लोग यहाँ से फिर दूसरी जगहों पर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह जाते हैं? जी अभी तो ये ना अदर वे अराउंड है जी। अभी तो यहाँ से सारे लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि अब वो सुपर स्पेशलिटी जो यहाँ होनी चाहिए कुछ ऐसी हैं जो 100% अवेलेबल नहीं है, जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट और सिंगल वेंटिकुलर बच्चे, यानी वो बच्चे जिनका एक चैम्बर पूरा कंप्लीट नहीं होता, जैसे मेरी साहबजादी आयशा थी। तो हमारी कोशिश ये है कि स्पेशली ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, जिनको यहाँ पाकिस्तान में उनको एक सेम इस्लामिक एनवायरनमेंट मिलेगा और उनके लिए जरा हलाल फूड और बाकी चीजें कहीं और ममालिक में जाना मुश्किल होती है। तो ये विजन है हमारा कि हम इनको टारगेट करें। जहां तक बात है कि कितने % लोग अभी बाहर जा रहे हैं, तो मेजोरिटी ऐसे जो केसेस हैं जो पाकिस्तान में नहीं हो सकते, वो मेजोरिटी अभी बाहर जा रही है जी। तो अब किस तरीके से लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं इस अस्पताल के बनाने में, अगर लोग मावनत करना चाहें तो? जी एक तो मैं 2 चीजों पर फोकस चाहूंगा आपके इदारे से मैं शेयर कर सकूँ। एक तो हम शरिया कंप्लाइंट है, कार्ड जो है ना उसका एक पूरा शरिया बोर्ड है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी में हम लोग बिल्कुल जीरो कॉम्प्रोमाइज है कंप्लायंस में। हमारी टॉप 4 ऑडिट फर्म में से एक ऑडिट फर्म हमें सालाना ऑडिट करते हैं। जितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। मैं एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ, आई डोंट गेट पेड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी IT की कंपनी है, वहां से मेरे घर का खर्चा चल रहा है। जहां तक बात है कि मदद कैसे कर सकते हैं, तो हमारे जी हर बड़े बैंक अकाउंट में हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का अकाउंट मौजूद है, पेशेंट ट्रीटमेंट का अकाउंट मौजूद है, ज़कात का अकाउंट मौजूद है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है, डोनेशन दी जा सकती है, इजी पैसा, जायज कैश, यानी बस अगर कोई इरादा करे तो इंशाल्लाह सारे रास्ते मौजूद है जी। बस फाइनली ये बताइए कि अगर किसी बच्चे के दिल में सुराख है और उसके वालिदैन उसका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई हेल्पलाइन आपकी जिससे वो रब्ता कर सकें ताकि वो आपसे कनेक्ट हो जाए? जी हमारी हेल्पलाइन जी अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसको नोट कर सकते हैं। प्लस हमारी वेबसाइट मौजूद है, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, या वो जिस भी मुआलिज से रब्ता कर रहे हैं वो उनको बता सकते हैं जी मेरे पास पैसे नहीं, आप पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से हमारा रब्ता करा दीजिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। फरहान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के CEO, और बच्चों की जो दिल की बीमारियां हैं उनके हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक नेकियों का महीना होता है और नेकियों के महीने में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सदक़ात और खैरात और जो डोनेशंस हैं उसकी तरफ राग़िब होते हैं और अपने नए तरीके भी निकालते हैं। जी जी, नए तरीके भी ढूंढते हैं कि भाई कैसे कैसे अल्लाह की राह में उन्होंने अपना माल जो है वो खर्च करना है, और देकर यकीन करें कि इंसान के दिल को वो एक अलग ही सुकून है जो पहुंचता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि बुनियादी तौर पर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी नजात सहाफ़ी हैं, अमेरिका में रहते हैं, सोशल मीडिया पर बड़े मकबूल हैं, बड़ी ज़बरदस्त वीडियोज़ इनकी होती हैं। और हमारी जो टीम ने जब इन्हें कनेक्ट किया तो हमारी टीम ने कहा कि भाई इनकी वीडियोज़ तो हम देखते हैं और ये बड़े अच्छे तरीके मालूमाती वीडियोज़ होती हैं, और दूसरा पैसे कमाने के भी बड़े अच्छे अच्छे तरीके बताते हैं। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ पैसे कमाने के अच्छे अच्छे तरीके नहीं बताते, अब ये एक और तरीका बता रहे हैं पैसे लगाने का। जी, कहाँ लगाने? बुनियादी तौर पर इनका मिशन है कि फेसबुक की अपनी 1 महीने की सारी कमाई ये पाकिस्तान में चैरिटी कर देंगे। हमारे साथ मौजूद
मौजूद हैं जी अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं, ताल्लुक नहीं रखते, पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में मुकीम है। आफ्ताब बोरका, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया आपने मेरे ऊपर ऑलरेडी। प्रेशर डाल दिया सर, एक और प्रेशर मैं आप पे डालने लगी। देखिए, जो शख्स हमेशा पैसे कमाने की बातें करता है वो पैसे लगाने की बात इतने आराम से कैसे कर लेता है और ये आइडिया उसको कैसे आ जाता है, ये तो जरा पहले एक्सप्लेन करें ना। आइडिया असल में इत्तेफाक की बात है, ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग कि वो सारा कुछ रमजान में लाइन अप हुआ। मैं वैसे भी काफी अरसे से एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, और बाबा हर किसी का कोई ना कोई एक लाइफ में आके कहीं पे वो होता है कि यू ऑलवेज वांट टू डू समथिंग गुड। और हम सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपनी मर्जी के मुख्तलिफ किस्म के खुराफाती आइडियाज आ रहे होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ इसमें करते रहते हैं। एट द सेम टाइम आई केम अक्रॉस दिस जेंटलमैन, एक फ्रेंड हमारे जो हैं, जिन वो ऑब्वियसली एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है सैलानी, जो उनके लिए वहाँ पे काम करे, तो उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तो मैं खुद भी रिसर्च कर रहा था, एंड आई केम अक्रॉस के वो बड़े बहुत सारे काम, ऑब्वियसली पाकिस्तान में बेतहाशा ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी को भी आराम से जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है को आके बंद करके पिक कर सकते हैं, माशाल्लाह सब बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो मुझे एक फील हुआ कि क्यों ना सोशल मीडिया के जरिए एक ये कैंपेन चलाई जाए, जिसमें मैं खुद तो इसमें शामिल हूँ, लेकिन एक मकसद ये था कि इससे बाकी लोग भी, हमारे बाकी कामों से तो लोग इंस्पायर होते हैं, मैंने कहा क्यों ना इस काम से भी लोग इंस्पायर हों, और अच्छा भी मौका है रमजान का, तो वैसे ही लोग चैरिटी खुल के करते हैं, तो इस बहाने जो है हम हमारा काम भी दिखा दें। और आई थिंक देयर हैज टू बी अ पॉइंट इन वंस लाइफ कि यू हैव टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। लोग बातें बहुत करते हैं, बातें करना अच्छी बात है कि जो भी एक अच्छी बात करें, लेकिन जब आप वाकई में आप अपने पैसे कहीं पे लगाते हैं, एंड दिस इज मोर देन just giving your money, this is about raising the awareness कि आप अपनी लाइफ में ऐसा भी कभी कभी अगर करें, और अच्छा मौका होता है, साल में एक मौका आता है, कभी भी आप करना चाहें, तो एक दूसरे को देख के सोशल मीडिया पे बाकी चीजें तो वायरल होती हैं, तो कोशिश ये है कि शायद ये चीज भी वायरल हो, और जो है बाकी लोग इसको एक दूसरे की, वैसे कंपटीशन चलता है, तो इस मामले में भी देखते हैं कंपटीशन लोग कितना करते हैं। डोनेशन देने में भी कंपटीशन होना चाहिए ना। खैर के कामों में जो एक मुकाबला है वो बड़ा अच्छा है, और उससे पूरे मुआशरे में खैर फैलता है। और जो हम कल जो बात कर रहे थे, मैं और शिफा, वो यही कि एक हदीस मेरे सामने आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में सहाबा फरमाते हैं, सहाबा कराम, कि वो किसी तेज़ आंधी की तरह जो सदकात हैं वो किया करते थे। तो तेज़ मुराद ये कि बस देते रहो। रमज़ान का महीना ऐसा है कि आप देते रहें और उससे फ़ायदा उठाते रहें। अच्छा, अब आपने सैलानी का नाम लिया, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत सारे डोमेन्स में काम कर रहे हैं वो लोग, इसके अलावा भी और बहुत सारे इदारे जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मवाजना करें अमेरिका में जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम कहाँ पर खड़े हैं अपने काम के हवाले से? देखिए, मैं जो ऑब्जेक्टिव बेसिकली आप एनालिसिस करते हैं, तो जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द डे डॉलर फिगर में या मनी फिगर में, तो जाहिर सी बात है जिन कंट्रीज में ज्यादा इनकम जनरेट हो रही होती है, ज्यादा पैसा जनरेट होता है, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप नंबर कंपेयर करने जाएं तो वहीं पे, तो उस तरीके से अगर आप अमेरिका को बाकी ममालिक से कंपेयर करें, तो यहाँ की चैरिटी अभी भी जो कलेक्टिवली लोग देते हैं वो बाकी ममालिक से या पाकिस्तान से ज्यादा होती है। बट मैं एक्चुअली, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, मैंने अपने उस कंटेंट में भी लोगों से बात शेयर की है कि चैरिटी, और ये मेरा जाती बिलीव है, अक्सर हमारे यहाँ जब भी लोग चैरिटी की बात करते हैं तो फौरन से उठ के उनके जो है उनके दिमाग में जो है हुकूमत, जैसे बाकी चीजों में आती थी हुकूमत को ये करना चाहिए, हुकूमत को वो करना चाहिए, तो चैरिटी में भी हुकूमत का जो है वो आ जाता है कि यार उनको कुछ करना चाहिए। मेरा जाती बिलीव ये है कि चैरिटी का या वेलफेयर का जहां तक ताल्लुक है, वो जितना लोकल लेवल पर हो उतना ज्यादा अच्छा और अपॉइंटेड होता है। बिकॉज हुकूमत जब भी कोई चैरिटी का काम करने जाती है, सबसे पहली बात तो आपको ये आपको उम्मीद करनी पड़ती है कि वहां पे फरिश्ते बैठे, और दूसरी बात ये कि वो जिस ऑर्गेनाइज तरीके से करती है वो लोगों को ह्यूमन लेवल पर नहीं देखती। ये जो छोटे छोटे इदारे या गली मोहल्लों में या ह्यूमन लेवल पर लोगों को कनेक्ट करने वाले इदारे हैं, वो मुस्तहिक नामुस्तहिक का भी बड़ा अच्छा फैसला उस लेवल पे कर सकते हैं, तो उनमें चैरिटी स्पेंड करने का पैसा जो है वेस्टेज कम होती है। माय पॉइंट इज कि जितना प्राइवेट लेवल पे इफेक्टिव चैरिटी की जा सकती है, उतना दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो,
जो वेलफेयर इदारे वो या वेलफेयर काम करने जाते हैं उनमें एक तो एक करप्शन का एलिमेंट तो डेफिनेटली होता ही है, लेकिन उसमें लीकेज भी बड़ी होती है, पैसों की मिसमैनेजमेंट होती है। जबकि आप ये लोकल लेवल पे चाहे छोटा इदारा हो बड़ा इदारा हो, वहां पे लोग जब लेने भी जाते हैं तो वही लोग जाते हैं जो मुस्तहिक हो, और देने वाले भी बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रोसेस करते हैं। तो मेरा जाती उसमें ये है कि जितना प्राइवेट लेवल पे हम लोग करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू कि कोई बड़े सेंट्रलाइज लेवल तरीके से कोई हो। तो पाकिस्तान की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सीख सकती हैं या पाकिस्तान वाली वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ सिखा सकती हैं? सिखाना तो यार ये तो आई थिंक एक जेन्युइन ख्याल से अमेरिका में भी चैरिटी करने वाले और पाकिस्तान में भी माशाल्लाह चैरिटी करने वाले दर्द रखते हैं। हाँ, बेस्ट प्रैक्टिसेस में अगेन आई से दिस इज एक जो मैंने यूनिक पॉइंट यहाँ पे देखा है वो यही है कि अगेन हुकूमती लेवल पे ये सपोर्ट मिल सकता है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे कि अक्सर जितनी भी बड़ी बल्कि इवन छोटे लेवल पे भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सारी टैक्स फ्री होती हैं। इनका जितना भी पैसा वगैरह आता है तो उनको टैक्स फ्री, उनको टैक्स नहीं देना होता। तो दैट्स अ ह्यूज इंसेंटिव। और दूसरा ये कि जब भी यहाँ पे चैरिटी की जाती है तो एक लोकल लेवल पर जाके पिन पॉइंटेड तरीके से लोगों को, यानी जहां से किसी शहर में या किसी इलाके में हो रही होती है तो वहीं के लोग, वहीं के ग्रास रूट लेवल पे लोगों को एक दूसरे को वेट करके और वहां से उनको चैरिटी दे रहे होते हैं, बजाय इसके कि और अच्छा मजे की बात यह है कि मेजॉरिटी यहाँ पे अगर काउंट करने जाएं तो शायद पाकिस्तान से ज्यादा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे ये एडवर्टाइजमेंट और ये वो इतना ज्यादा आपको देखने को भी नहीं मिलता। वो खामोशी से इतना काम हो रहा होता है ग्राउंड लेवल पे कि जैसे कोई छोटा सा शहर है तो वहीं पे कुछ लोग मिलके अपनी चैरिटी करके वहां शुरू कर दिए तो वहीं के लोगों को काम आ जाता है कि स्टेट अक्रॉस या नेशनल लेवल पे उनको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और करते भी नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही है। और अब फाइनली ये बताइए कि कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें आपका दिल करता है सबसे ज्यादा चैरिटी खुद करने का? कुछ होता है, कोई कहते हैं सेहत के शोबे में होनी चाहिए, कोई कहता है तालीम में होनी चाहिए। आप किस चीज की तरफ इंक्लाइंड ज्यादा हैं व्हेन इट कम्स टू चैरिटी? मेरा देखें मेरा शुरू से एक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की मेंटालिटी है, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसों की टर्म्स में हो। आई फील लाइक कि अगर किसी भी मुल्क में आपको चैरिटी करनी है या जो मुस्तहिक लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनको आपको कोई चैरिटी देनी है तो ऐसी जगहों पे करें जिसमें ना सिर्फ आप उनको एक दिन के लिए चैरिटी करें। वही वाली बात है ना कि यू गिव अ मैन फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, यू टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो वो वाला है कि तो आई वुड से कि शायद मेरा एजुकेशन पे ज्यादा अलाइन होगा कि लोगों को स्किल्स सिखाए जाए एजुकेशन के मामलात में, या लोगों को ऐसी स्किल सिखाए जाए जिनसे खुद वो इस काबिल हो जाएं कि फिर इन्हें बाद में चैरिटी की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि वो दूसरों को चैरिटी दे पाए। तो ऐसा होना चाहिए। हैविंग सेड दैट बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हाँ एजुकेशन डेफिनेटली मेरा जाती वो है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मामलात में नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, हर जगह ही होना चाहिए जहाँ पे लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको इस नजरिए से करना ही है कि जिन लोगों को आप चैरिटी दे रहे हैं मुस्तकबिल में वो उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है और वो चैरिटी ना लें बल्कि दूसरों को चैरिटी दें, इस काबिलों को बनाना चाहिए लोगों को। ये जो आपने रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात की, वो तो जाहिर है आपका गुजराती बैकग्राउंड है तो वो तो फौरन रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को सोचता है वो कि भाई रिटर्न सिर्फ पैसों के मामलात में नहीं चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, मामलात में भी होना चाहिए। हाँ राइट, बिल्कुल हर चीज के मामले में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी ये आपसे नहीं पूछूंगा कि महीने में आप कितना कमा रहे हैं फेसबुक से, तो आप कितना दे रहे हैं, ये नहीं सवाल करेंगे। जितना भी हो आप सबको अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ये काम करना चाहिए। कोई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने आपके साथ इस पे कोई कोलैबोरेट किया? I'm still waiting. चले जी इंशाल्लाह आएंगे लोग, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। आफ्ताब बोरखा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सहाफ़ी हैं, पाकिस्तानी, अमेरिका में हैं और ज़बरदस्त आइडिया लेके आए हैं कि मैं जो भी फेसबुक से इस महीने में कमाऊंगा वो उसका एक खास जो सारा है अमाउंट वो चैरिटी कर दूंगा। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं।
वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में सियासी महाजराई इस सतह पर पहुंच चुकी है कि अब मामला तलखियों से बढ़कर तशद्दुद और धमकियों और अटैक्स तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान के मारूफ माहिर कानून एडवोकेट अजहर सदीक साहब के घर गुज़िश्ता रोज़ हमला हुआ, पेट्रोल बम गिराए गए इनके घर, कैमरों में फुटेज जो है वो सेव हो गई। और अब अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये क्या मामला हुआ था और क्या उनके घर वाले खैर आफियत। जाहिर है ये जिसका भी कार्रवाई थी, जिसकी भी ये मतलब ये हरकत थी, वो चाहते तो नुकसान पहुंचाना ही थे। तो अब अजहर सदीक साहब और उनके घर वाले किस तरह से अपना ख्याल रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये वाकया क्या हुआ था, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सके हमारे लिए। देखिए, बुनियादी तौर पर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जो नया एक्ट के हवाले से, तो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते थे। सबसे बड़े बेनिफिशियरी तो मौजूदा हुकूमत है और मेरे घर में जितना अटैक है मौजूदा हुकूमत इसकी मेन कल्परेट है। मैं दरखास्त जो अंदराज मुकदमा की दी है उसमें मैंने नॉमिनेट किया है, नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा, साहब उस दरखास्त के अंदर है। ये बुनियादी तौर मुझे इस्लामाबाद हेयरिंग के हवाले से रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश थी कि मैं पहुंच ना सकूं। मैं तो पहले ही समझा कि शायद मुझे डराने के लिए किया गया, नहीं, इट वाज एक्चुअली अ टेररिस्ट अटैक कि 2 बम जो पेट्रोल बम है बाकायदा डराने के लिए नहीं है, ये सीरियस है। ये आग अगर लग जाती तो खुदा ना खास्ता पूरा घर जो है वो झुलस सकता था। घर वाले भी बिल्कुल मैं घर में था, मेरे बच्चे सारे घर में थे और सिर्फ इतना नहीं है, मैं जहां पर बैठ के अपने क्लाइंट्स को मैं डील करता होता हूँ आजकल, चूंकि रमजान का टाइम है, शाम में मैं उस लॉबी में बैठता हूँ, उस लॉबी में फायरिंग की गई। यानी उन्हें पता था कि मैं वहां बैठता हूँ, मैं कुछ लोग आते हैं मिलने के लिए, दर्जनों में, मैं दर्जन के करीब तो कह सकता हूँ, लेकिन 3 गोलियां तो है ना वो तो ट्रेस हो गई हैं। तो जो और मकसद सिर्फ एक है कि मुझे रोकना था। उन्हें क्या पता कि मैं तो रुकने वाला हूँ नहीं, मैं तो कानून और आइन के साथ खड़ा हूँ और इस मामले में बड़ा वजाहत के साथ इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। और हमने देखें इस मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं और ये कुछ गलत फहमी में या खुश फहमी में है कि लोग डर जाएंगे। अब लोग डरने के लिए नहीं बैठे हुए, और जिन लोगों ने किया आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त निगरान वज़ीर आला है, अंदाजा लगाएं कोई ख्याल आया हो, कुछ तवज्जो हुई हो, कोई ये काम किया उन्होंने, कोई आईजी ने, कोई सीसीपीओ की तरफ से कोई एक्शन अभी तक नहीं आया। वहां सिवा एक आध फोन आ गया कि हम काम करने वाले हैं, दैट्स ऑल, उसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि जब आप किसी को इस तरीके से डराने के लिए या जो भी मकसद होता है उसके लिए आप उसके घर पर हमला करते हैं, तो ऑन स्टेक क्या होता है, वो तो शख्स अपने काम में और ज़्यादा वो जज्बा लेकर आता है। कुछ लोग होते हैं जो डर भी जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, अगर आपने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं मज़ीद जज्बे के साथ ये काम करना शुरू करूँगा। लेकिन जो डर होता है वो इंसान को अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, अपने घर वालों अपने लिए शायद इतना ना हो, तो खुद तो वो बहादुरी का मुजाहिरा कर सकता है, लेकिन असल में तो टेंशन अपने घर वालों की होती है, बच्चों की होती है। अच्छा, जिस तरह से वो कह रहे थे, क्लाइंट्स भी वो इसी लॉबी में बैठकर सुनते हैं और देखते हैं उनको। और सिर्फ ये पेट्रोल बमों की बात नहीं है, घर पे फायरिंग भी हुई है, शीशे टूटे हुए आपको हमारी विजुअल्स में नजर आ रहे हैं। तो जहां सियासत इस हद तक चली जाए तो फिर किस तरह से लोग कहते हैं, किस तरह से लोग इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि भाई दोनों पार्टियां साथ बैठेंगी और ये तो बातचीत करके मामला हल हो जाएंगे। ये तलखियां ये जहनों में रह जानी है, होना यही चाहिए कि मामला हमेशा बैठकर ही हल होते हैं। बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो सारी दुनिया में हुई हैं, वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप टेबल पर बैठते हैं, कुछ निगोशिएशंस होती हैं तो ही मामला हल होते हैं। बड़े बड़े अमेरिका तालिबान के साथ बैठने को राजी हो गया, कतर में कितनी उनकी जो है वो बैठकें हुई थी। हर कॉन्फ्लिक्ट का हल आखिर में बैठ कर ही निकलता है, या तो फिर कोई बड़ा कोई रेवोल्यूशंस जिस तरह आते हैं वो फिर ज़ाहिर है खूनी रेवोल्यूशंस होते हैं। हम तो कभी भी दुआ नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला को पाकिस्तान में कोई इस तरह की चीज़ की तरफ जाए। जो भी मामला तो वो खैर आफियत के साथ सॉल्व होने चाहिए। लेकिन अजहर सदीक साहब और उनकी फैमिली के लिए और दीगर भी जो लोग इस किस्म की धमकियों से, ब्लैकमेलिंग से, इस किस्म के अटैक से मतलब गुजर रहे हैं, उन सब के लिए भी खैर आफियत की दुआ करेंगे हम, और अल्लाह ताला इस मुल्क को एक खैर की तरफ लेकर जाए, हमारे मुल्क पर रहम हो। इस महीने में अभी आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे में दुआओं की कबूलियत का जो चांस है वो मल्टीप्लाई बाय 200% समझ लें उसको। तो दिल से दुआ करें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, और यहाँ के जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनको थोड़ा सा होश आए और वो इस चीज़ की तरफ आएँ कि भाई मुल्क में अमन सुकून कायम करना ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।